हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त सी ए कपिल गर्ग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 4 ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे मई 2022 अटेम्प्ट की आरटीपी। अभी तक हमने अपने 3 लेक्चर्स रिकॉर्ड करे थे, जिसके अंदर हमने नवंबर 23, मई 23 एंड नवंबर 2022 अटेम्प्ट की आरटीपी को डिस्कस करा था। एंड आज ही हमारा 4th लेक्चर है, जिसके अंदर आज हम मई 2022 अटेम्प्ट की आरटीपी को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू द सब्जेक्ट विद मी। तो एज यूजल हमारा फर्स्ट क्वेश्चन केस सिनेरियो बेस्ड है। तो इस पे हमें 5 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड पूछे जाते हैं इस केस सिनेरियो के बेसिस पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड दिस केस सिनेरियो। मिस्टर सुभाष, तो एक इंडिविजुअल है, इज अ रिटेलर ऑफ अ कार स्पेयर पार्ट्स। ही स्टार्टेड हिज बिजनेस इन मई 2020। ठीक है, तो यानी कि प्रीवियस ईयर 2021 के अंदर इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा। हिज टर्नओवर फॉर द प्रीवियस ईयर 2020-21 वाज 10.5 करोड़। तो इनकी इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर टर्नओवर थी 10.50 करोड़। He generally purchase goods from car accessories and company only. Car accessories and company manufacture and sell spare parts directly to the customer as well as through the e-commerce platform. तो ये e-commerce ऑपरेटर के थ्रू भी सेल करता है, डायरेक्टली भी सेल करता है। कौन सा प्लेटफॉर्म है? carparts.com. Car accessories and companies turnover from the business for the previous year 2020-21 यानी कि immediately preceding previous year के अंदर 15 करोड़ रुपीज। ठीक है जी। The relevant information of the purchase made by Mr. Subhash in the previous year 21-22 is given here under. तो इन्होंने पूरा शेड्यूल बनाकर दिया है कि इन्होंने किस किस टाइप से परचेज करी है। In addition to the above, Mr. Subhash also purchased spare parts of the car accessories and company for ₹12 lakh inclusive of GST at the rate of 18% through carparts.com on 31st of December 2021। तो यानी कि ये जो ऊपर इन्होंने टेबल बनाकर दी है, ये तो उसने डायरेक्टली परचेज करा है। एंड ये 12 लाख रुपीस की उसने एडिशनल परचेज करिया ऑन 31st दिसंबर 21। ये इसने परचेज करा है फ्रॉम द carparts.com यानी कि थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। द पेमेंट वाज मेड डायरेक्टली टू द कार एसेसरीज एंड कंपनी ऑन 15th of Jan 2022। तो पेमेंट इसने डायरेक्टली कर दी, बट स्टिल यहाँ पर हमने एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 194O, कि अगर कोई भी ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपने कोई गुड्स या सर्विसेज को सेल करता है, तो इस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर को यहाँ पर उसका टीडीएस डिडक्ट करना होता है @1%। एंड अगर यहाँ पे मान लीजिए कस्टमर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को डायरेक्टली भी पेमेंट कर देता है, तब भी उसमें यही माना जाता है कि पेमेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर कर रहा है, एंड स्टिल यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आ जाती है ऑन द पार्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर। फाइनेंस डेली फाइनेंस्ड बाय द मिस्टर सुभाष, कार एसेसरीज एंड कंपनी एंड carparts.com। तो सभी ने अपना अपना पेन दे दिया है। द जीएसटी पोर्शन इज इंडिकेटेड सेपरेटली इन द इनवॉइस ऑफ कार एसेसरीज एंड कंपनी, बट इट इज नॉट सेपरेटली व्हेन द गुड्स आर परचेज्ड थ्रू carparts.com। तो जब ये कार पार्ट्स एंड कंपनी डायरेक्ट सेल करती है, तब तो ये अपने इनवॉइस के अंदर मेंशन करता है कि जीएसटी कितना है एंड सप्लाई वैल्यू कितनी है। बट जब ये carparts.com के थ्रू यहाँ पर अपनी डिलीवरी करते हैं, कोई गुड्स सेल करते हैं, तो उस केस में यहाँ पर वाइफर्केशन करके नहीं बताते, वहाँ पे टोटल अमाउंट बताते हैं, अब उनकी सप्लाई की वैल्यू प्लस जीएसटी का अमाउंट। ठीक है जी। तो अब इसके बेसिस पे हमें यहाँ पे आंसर करने हैं। तो आंसर करने से पहले मैं आपको 3-4 सेक्शन आपको रिकलेक्ट करवा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक टीडीएस के अंदर सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 194Q। वो क्या बोलता था कि अगर कोई बायर कहने का मतलब जिसकी इमीडिएटली प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर के अंदर टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी, अगर वो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर किसी एक पर्टिकुलर सेलर से 50 लाख रुपए से ऊपर के गुड्स परचेस करता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो इस केस में 50 लाख रुपए से ऊपर के जो वो गुड्स परचेस करेगा, तो उसके ऊपर उसे टीडीएस डिडक्ट करना होगा @0.1%। तो ये किस पे लगता था? बायर पे लगता था। अगर बायर कोई गुड्स परचेस करता है तो उसे टीडीएस डिडक्ट करना होता है @0.1%। एंड ये प्रोविजंस कब से एप्लीकेबल हुए थे? ये प्रोविजंस एप्लीकेबल हुए थे फ्रॉम द 1st of July 2021। इससे पहले ये 194Q सेक्शन नहीं था। सेकंड सेक्शन हमें यहाँ पे पढ़ना है 206C1H। ये सेक्शन क्या बोलता है कि अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कोई सेलर एक कस्टमर को 50 लाख रुपए से ज्यादा की गुड्स सेल करता है। यहाँ पे सेलर करने का मतलब क्या है कि जिसकी टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रेसिडिंग ईयर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी, तो वो वाला सेलर अगर किसी बायर को 50 लाख रुपए से ज्यादा के गुड्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सेल करता है, तो उस केस में जो 50 लाख रुपए से एक्सेस वाला अमाउंट होगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 60 लाख के करता है, तो 50 लाख से एक्सेस 10 लाख वाला जो अमाउंट है उसके ऊपर से टीसीएस कलेक्ट करना होता है @0.1%। ठीक है। एंड ये वाले प्रोविजंस कब से एप्लीकेबल थे? ये प्रोविजंस आपके 1st of April 2021 मतलब स्टार्टिंग से ही एप्लीकेबल थे। ठीक है जी, यहाँ तक का क्लियर हुआ आपको। एंड किसी ट्रांजेक्शन के ऊपर 206C1H एंड 194Q दोनों की एप्लीकेबिलिटी आती है, तो क्या लगेगा? तो उसमें बोला गया कि 194Q विल प्रिवेल, एंड यहाँ पे टीडीएस के प्रोविजन से अप्लाई हो जाएंगे, एंड 206C1H आपके यहाँ पर नहीं लगेगा।
ठीक है। एंड एक सेक्शन 194 हो जो मैंने आपको अभी बताया ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला, कि अगर कोई ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपने कोई गुड्स या सर्विस को सेल करता है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को यहाँ पर जब वो पेमेंट करेगा ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को, उसमें से टैक्स डिडक्ट करना होता है @1%। बट अगर मान लीजिए डायरेक्ट कस्टमर भी पे कर देता है, तब भी उसे यही माना जाएगा कि ई कॉमर्स ऑपरेटर ने ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट करी है, एंड स्टिल यहाँ पर भी ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स डिडक्ट करना होगा @1%। तो 3 सेक्शन हमने पढ़े, तो अब चलते हैं इस पे आगे। Is Mr. Subhash required to deduct tax at source in respect of the purchase transaction made directly with the car accessories and company? If yes, when and at what is the amount of tax to be deducted? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि जो मिस्टर सुभाष हैं, क्या उन पे टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे? तो क्या उन्हें जब वो डायरेक्टली परचेज कर रहे हैं कार एसेसरीज एंड कंपनी से, तो उसके ऊपर उन्हें टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो मिस्टर सुभाष ने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कितने रुपीज के गुड्स परचेज करे? तो अगर ये हम देखें मोटा मोटी, तो ये 50 लाख रुपीज से ज्यादा के गुड्स परचेज करे, तो यानी कि 194 क्यू की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। एंड यहाँ पर मिस्टर सुभाष की टर्नओवर कितनी थी इन द इमीडिएटली प्रेसिडिंग ईयर? तो 10.5 करोड़, यानी कि 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकी टर्नओवर थी, तो यहाँ पर इनके ऊपर 194 क्यू एप्लीकेबल हो जाएगा। बट 194 क्यू कब से एप्लीकेबल हुआ था? 1 जुलाई 2021 से। बट जो ये 50 लाख रुपीज की लिमिट है, उसके लिए जो उससे पहले की जितनी भी ट्रांजेक्शन थी, उस ट्रांजेक्शन की वैल्यू को भी प्लस करा जाएगा फॉर द कंप्यूटिंग द लिमिट ऑफ 50 लाख। बट टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2021। ठीक है। एंड साथ में 194 क्यू क्या बोलता है? 194 क्यू बोलता है कि टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। एंड यहाँ पर एक बात और बोली गई है कि अगर मान लीजिए आपको टीडीएस डिडक्ट करना है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, तो उस टाइम पे तो आपको अपनी इनवॉइस वैल्यू, यानी कि वैल्यू विदाउट जीएसटी, उसके ऊपर आपको यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट करना है। बट अगर आप पेमेंट पहले कर रहे हैं एंड पेमेंट के टाइम पर आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आपको सप्लाई वैल्यू प्लस जीएसटी दोनों को कंबाइन करके उस वैल्यू के ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक है जी। तो क्रेडिट के टाइम पर तो विदाउट जीएसटी वैल्यू के ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, एंड पेमेंट के टाइम पर आपको टीडीएस इंक्लूड करने के बाद वाली वैल्यू के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है। तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया यहाँ पर। चलिए, एंड टीसीएस के केस में क्या होता है? 2061H ओनली एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। तो जिस टाइम पर आपको पेमेंट मिलेगी, केवल उसी टाइम पर आपको यहाँ पर टैक्स कलेक्ट करना होता है, एंड ये इंक्लूसिव जीएसटी। तो यहाँ पर आपको टैक्स कलेक्ट करना होता है ऑन द प्राइस इंक्लूसिव जीएसटी। ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो 15 मई को इसने कितनी सेल करी? 40 लाख रुपीज की। तो यहाँ तो इसका 50 लाख क्रॉस ही नहीं हुआ। 18 जून को 15 लाख रुपीज की सेल और करी, तो ये 55 लाख रुपीज, यहाँ पे 50 लाख क्रॉस हो गया। बट यहाँ पर 194 क्यू की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि 194 क्यू एप्लीकेबल कब से हुआ था? 1 जुलाई 2021 से। ठीक है। अब नेक्स्ट सेल हुई 28 अगस्त 2021 को। अब इस केस में 28 अगस्त 2021 को 21,50,000 रुपीज की सेल हुई। तो अब यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट करना होगा मिस्टर सुभाष को, क्योंकि 50 लाख की लिमिट तो पहले क्रॉस हो चुकी है। तो अब ये जितनी भी सेल होगी इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना होगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। तो क्रेडिट कब करा गया? 28 अगस्त को, एंड पेमेंट कब करी जा रही है? 17 अगस्त को। तो पेमेंट पहले करी जा रही है, तो आपको 17 अगस्त को यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट करना होगा एट द रेट ऑफ 0.1%। किसका? पेमेंट के टाइम पे आपको इंक्लूसिव जीएसटी वाली वैल्यू लेनी है। तो इन्होंने वैल्यू बता रही है विदाउट जीएसटी, फिर जीएसटी बता रखा है, फिर ये इंक्लूसिव जीएसटी। तो यहाँ पर 17 अगस्त, क्योंकि पेमेंट पहले हो रही है, पेमेंट के टाइम पर आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इसका 0.1% यानी कि 2537 रुपीज यहाँ पे डिडक्ट करने हैं। नेक्स्ट, आपने सेल करी 14 फेब को, तो यहाँ पर क्रेडिट हुआ 14 फेब को, एंड यहाँ पर आपने पेमेंट करी है 18 फेब को। तो यहाँ पर आपका क्रेडिट पहले है, तो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो यहाँ पर आपको 14 फेब को डिडक्शन करनी है। इस केस में आपको 17 अगस्त को करनी थी, इस केस में आपको 14 फेब को करनी है, यानी एट द टाइम ऑफ क्रेडिट। एंड क्रेडिट के टाइम पे किस वैल्यू के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है? वैल्यू विदाउट जीएसटी, यानी कि 10,50,000 के ऊपर 1% यानी कि 1050। तो मिस्टर सुभाष को कितना टैक्स डिडक्ट करना है? तो इन्हें टैक्स डिडक्ट करना है 2537 का, तो 17 अगस्त को, एंड 1050 रुपीज का 14 फेब को। तो ये आंसर देख लेते हैं। तो 2537 ऑन द 17 अगस्त एंड 1050 रुपीज का ऑन 14 फेब। ठीक है जी। तो फर्स्ट का आंसर बी। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इस कार एसेसरीज एंड कंपनी रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेल ट्रांजैक्शन विद मिस्टर सुभाष? इफ यस, व्हेन एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्टेड? ओके। तो अब ये पूछ रहा है कि क्या कार पार्ट्स एंड कंपनी को भी यहाँ पर टैक्स कलेक्ट करना होगा? तो कार पार्ट्स एंड कंपनी पहले देख लेते हैं कि सेलर की कंडीशन फुलफिल करता है या नहीं। तो इसकी टर्नओवर इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर 15 करोड़ रुपीज थी, तो सेलर की कंडीशन फुलफिल करता है। तो अब हमें यहाँ पर चेक करना है 2061H। तो इसने 50 लाख रुपीज से ऊपर की सेल करी, यहाँ पर 55 लाख रुपीज की इसने सेल करी। ठीक है जी। एंड फॉर टीसीएस हम यहाँ पर वैल्यू देखेंगे इंक्लूसिव जीएसटी। तो यहाँ पर इसने कितने रुपीज की सेल करी? 47,20,000 प्लस 17,70,000। तो इसने यहाँ पर सेल करी 64,90,000 रुपीज की।
ठीक है जी। तो यहाँ पर टीडीएस पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा था क्योंकि 1 जुलाई से एप्लीकेबल हुआ था, तो इस केस में यहाँ पे टीसीएस के प्रोविजन से अप्लाई हो जाएंगे एंड 50 लाख रुपीज से ऊपर वाली सेल यानी कि आपकी 14,19,000 रुपीज पे आपको 0.1% की टैक्स कलेक्ट करना होगा @0.1%। तो 1,490 रुपीज का टैक्स कलेक्ट करना होगा एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। ठीक है, रिसिप्ट मतलब कि जो इसकी पेमेंट है वो इसकी रिसिप्ट होगी, तो यहाँ पर केवल पेमेंट बेसिस रिसिप्ट बेसिस पे टैक्स कलेक्ट होता है। तो 30 जून को 1490 रुपीज का टैक्स कलेक्ट करना होगा कार पार्ट्स एंड कंपनी को। यस 1490 ऑन 30 जून 2021। ठीक है जी। तो कब कलेक्ट करना है इसे? 30 जून 2021 को 1490 का। तो ये दो क्वेश्चन आपको समझ आ गए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। Assume that Mr. Subhash has started the retail business of the car parts in the May 2021। ओहो, यानी कि प्रीवियस ईयर 21-22 के अंदर ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनका प्रीवियस ईयर 2021 में तो इसका मतलब कोई बिजनेस था ही नहीं, तो वहाँ तो टर्नओवर इनकी कुछ थी नहीं। तो जब टर्नओवर नहीं थी तो इन पर 194 क्यों तो नहीं लगेगा, क्योंकि अभी बायर नहीं बोले गए इस केस में। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर इन पर 194 क्यों नहीं लगेगा? तो सारे के सारे प्रोविजन यहाँ पर केवल 2061H लगेगा और केवल टीसीएस कलेक्ट करा जाएगा। ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि क्या इस केस में MCQ 1 और MCQ 2 का आंसर डिफरेंट होगा? तो MCQ 1 का आंसर क्या हो जाएगा? नो, मिस्टर सुभाष इज नॉट लायबल टू डायरेक्ट टैक्स एट सोर्स। तो MCQ 1 का आंसर तो हो जाएगा डी। यस, द आंसर ऑफ MCQ वुड चेंज टू DDD। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो है ही नहीं, तो तीनों में यहाँ पे DDD इन्होंने बोल दिया, तो इन तीन में से कौन सा है? अब हमें MCQ 2 चेक करना होगा। MCQ 2 का आंसर क्या होगा? तो इस केस में यहाँ पर केवल और केवल सभी केसेस में 2061H लगेगा। तो 1490 तो यहाँ पे डिडक्ट कर लिया था इन्होंने ऑन 30 जून को। इसके बाद ये 25,37,000 रुपीज की पेमेंट इन्होंने रिसीव करी होगी, तो यहाँ पे भी इन्होंने 0.1% यानी कि 2537 एट द टाइम ऑफ पेमेंट 17 अगस्त को इन्हें टैक्स कलेक्ट करना होगा। एंड यहाँ पर 1239 रुपीज का टैक्स कलेक्ट करना होगा एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट यानी कि 28 Feb। तो यहाँ पर इनका आंसर क्या हो जाएगा? 1490 ऑन 30 जून, 2537 on 17th August and 1239 on 28th Feb। 2537 on 17th August and 1239 on 28th Feb। ठीक है ना, यही था ना हमारा आंसर 1239। ठीक है जी। तो इस केस में सेकंड का आंसर हो जाएगा बी। तो इसका आंसर क्या होगा कि फर्स्ट का डी एंड सेकंड का बी, फर्स्ट का डी एंड सेकंड का बी। तो इस केस में थर्ड का आंसर है सी। ठीक है जी, समझ आ गया। चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। आर द प्रोविजंस ऑफ टैक्स डिडक्शन कलेक्शन एट सोर्स अट्रैक्टेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन विद carparts.com। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो यहाँ पर सेल हुई तो इसके ऊपर भी प्रोविजंस लगेंगे टीडीएस के 194O। तो इसमें carparts.com को 12 लाख रुपीज पे एट द रेट ऑफ 1% का डिडक्शन करना होगा, टैक्स डिडक्शन करना होगा। ठीक है। तो carparts.com इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट द सोर्स 12 लाख एट द रेट ऑफ 1%। ठीक है जी। तो फोर्थ का आंसर डी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। इफ मिस्टर सुभाष हैज नॉट फर्निश्ड हिज पैन टू कार एसेसरीज एंड कंपनी बट हैज फर्निश्ड हिज आधार नंबर, व्हाट वुड बी द रेट ऑफ टीसीएस फॉर द पर्पस ऑफ MCQ 2। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था टीसीएस के प्रोविजंस के टाइम पर कि आपको पैन अपना देना होता है कलेक्टर को, बट 2061H के केस में अगर आप पैन की जगह आधार भी दे देते हैं तब भी वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है। तो इस केस में आपने आधार दे दिया बट अपना पैन नहीं दिया, तो भी आपका टीसीएस का रेट कितना रहेगा? 0.1%। तो फिफ्थ का आंसर सी। ओके जी, यहाँ तक का आपको क्लियर आया, समझ आ गया सारा कुछ? चलिए। एंड आपने अभी तक हमने अपनी, जैसे ये हमारी आज फोर्थ वीडियो चल रही है, तो हमने नोटिस कराया कि 2061H 2061 से यानी कि टीसीएस के प्रोविजंस एंड 194Q इन्हें आपस में बहुत ज्यादा इंटरलिंक करके पूछा जा रहा है सभी आरटीपीस के अंदर। तो ये आपके लिए यहाँ पर टारगेटेड क्वेश्चन होना चाहिए, आपके लिए बिल्कुल इसे स्टॉक कर लीजिए एंड ये प्रोविजंस आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाना है, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। आशियाना डेवलपर्स हैज कंप्लीटेड वन ऑफ इट्स हाउसिंग प्रोजेक्ट इन गुड़गांव in Jan 2021, which comprises of 10 residential unit. It has transferred 9 residential unit in Feb 2021। तो इसने टोटल 10 रेजिडेंशियल यूनिट्स बनाई Jan 21 के अंदर एंड उसमें से 9 इसने सेल कर दी Feb 21 के अंदर एंड रिमेनिंग 1 रेजिडेंशियल यूनिट इन द May 21 टू मिस्टर सूरज। ठीक है जी। बाकी जो एक बची वो इसने May 2021 के अंदर मिस्टर सूरज को सेल कर दी। ऑल द यूनिट्स वर ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट। तो सभी ट्रांसफर फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट है यानी कि फर्स्ट टाइम सेल हुई थी। The consideration received from Suraj for the residential unit is rupee 50 lakh, while the SDV of the unit in May 2021 is rupee 57 lakh। तो अब जो इसे यहाँ पे कंसिडरेशन मिला, एक्चुअल कंसिडरेशन वो मिला 50 लाख रुपीज का, बट SDV कितनी थी? SDV थी 57 लाख रुपीज। तो अब आशियाना डेवलपर, क्योंकि ये डेवलपर है, इनका बिजनेस है ये प्रॉपर्टीज डेवलप करके सेल करना, तो इनके लिए यहाँ पर जो भी इससे प्रॉफिट लॉस होगा तो ये पीजीबीपी में जाएगा। तो यहाँ पर सेक्शन 43 CA की एप्लीकेबिलिटी आएगी। 43 CA क्या बोलता है कि अगर आपका एक्चुअल कंसिडरेशन इज लेस देन द SDV, then in that case full value of consideration for the purpose of computing PGBP income would be SDV। ठीक है जी। बट
if the SDV does not exceed 110% of the actual consideration, so you can take actual consideration as the full value of consideration। ठीक है जी। एंड इसी के साथ हमने एक प्रोविजन और पढ़े थे कि अगर मान लीजिए आपने कोई यहाँ पर प्रॉपर्टी सेल करी है बिटवीन द पीरियड ऑफ 20th नवंबर 2020 टू 30th जून 2021 बाय द वे ऑफ फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट एंड उसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की नहीं है, तो इस केस में जो टॉलरेंस रेंज था 10% वाला, इसे बढ़ाकर 20% कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपकी एचडीवी डज नॉट एक्सीड 120% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन, देन आल्सो यू कैन टेक एक्चुअल कंसिडरेशन एज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ पीजीबीपी। ठीक है, तो अब यहाँ पर सेल कब करी गई है? मई 2021 के अंदर 50 लाख रुपीज की वैल्यू थी उसकी एंड फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट में सेल करी गई। तो ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर आपकी टॉलरेंस रेंज हमें 20% वाली देखनी होगी। तो एक्चुअल कंसिडरेशन कितना है? 50 लाख रुपीज। तो 50 लाख का 120% कितना होगा? 60 लाख रुपीज। बट एचडीवी इज 57 लाख रुपीज, यानी कि एचडीवी डज नॉट एक्सीड 120% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन, सो वी कैन टेक 50 लाख रुपीज एज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ पीजीबीपी। एंड सेकेंडली यहाँ पर 56 to 10 भी एप्लीकेबल होता है कि अगर मान लीजिए कोई आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है फॉर विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो यहाँ पर आपको चेक करा जाता है कि आपकी जो डिफरेंस है एचडीवी एंड जो आपको कंसिडरेशन आपने पे कराई है विदाउट कंसिडरेशन, तो वो 50,000 रुपीज से ज्यादा है। एंड आपको चेक करा जाता है कि क्या आपका एचडीवी एंड एक्चुअल कंसिडरेशन के बीच का गैप 10% से ज्यादा है। तो यहाँ पर आपको दोनों कंडीशन चेक करनी होती है। पहला तो वो डिफरेंस आपका 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। सेकेंडली आपका जो डिफरेंस है वो आपकी यानी कि एचडीवी शुड एक्सीड ग्रेटर देन 110%, यानी कि आपकी एचडीवी 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन से ज्यादा की होनी चाहिए। बट यहाँ पर इस पीरियड के दौरान इसे भी बढ़ाकर 120% कर दिया जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका डिफरेंस कितना है? तो यहाँ पर आपका डिफरेंस है 7 लाख रुपीज विच इज एक्सेस ऑफ 50,000। और बट यहाँ पर एचडीवी कितनी है आपकी? एचडीवी 57 लाख रुपीज है, बट आपका डिफरेंस 10 लाख रुपीज का होता है, यानी कि 20% आपका 10 लाख होता है। यहाँ पर आपका डिफरेंस केवल 7 लाख रुपीज का है। तो आपका डिफरेंस 20% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन से ज्यादा का नहीं है। एचडीवी एंड एक्चुअल कंसिडरेशन के बीच का डिफरेंस 20% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन से ज्यादा का नहीं है। तो इस केस में यहाँ पे 56 to 10 की एप्लीकेबिलिटी भी नहीं आएगी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सूरज। ठीक है जी। तो यहाँ पर पीजीबीपी कंप्यूट होगी बाय टेकिंग फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज 50 लाख रुपीज एंड मिस्टर सूरज के हैंड्स में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ जब भी आगे कभी प्रॉपर्टी सेल करेगा तो वो भी 50 लाख रुपीज ले ली जाएगी। एंड यहाँ पर इन पे 56 to 10 के अंदर कोई भी इनकी आईएफएस की इनकम नहीं बनेगी। ड्यू टू सम इमरजेंसी इन द फैमिली, मिस्टर सूरज वाज इन अर्जेंट नीड ऑफ फंड्स एंड ही सोल्ड सच अ रेजिडेंशियल यूनिट टू मिस्टर प्रकाश इन दिसंबर 21 फॉर रुपए 53 लाख। तो अब इन्होंने 53 लाख रुपीज में सेल कर दी मिस्टर सूरज ने। तो 53 लाख रुपीज में सेल करी। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द यूनिट वाज 61 लाख इन दिसंबर 2021, बट इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 61 लाख। ठीक है जी। तो अब इस केस में 50C एप्लीकेबल होगा। मिस्टर सूरज के लिए तो ये कैपिटल एसेट थी, तो अब इस केस में ये 50C की एप्लीकेबिलिटी आएगी। 50C क्या बोलता है कि फॉर पर्पस ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन की इनकम। तो यहाँ पर आपको अगर आपकी एक्चुअल कंसिडरेशन इज लेस देन द एचडीवी, तो आपको एचडीवी यहाँ पर अपनी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेनी है। बट अगर आपका एचडीवी डज नॉट एक्सीड 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन, then in that case you can take actual consideration as the full value of consideration। एंड यहाँ पर आपकी सेल करी जा रही है बाय द वे ऑफ सेकंड टाइम अलॉटमेंट, यानी कि आपको फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट नहीं है एंड ये आपको सेल करी जा रही है दिसंबर 21 के अंदर। तो आप यहाँ पर कंडीशन ये वाली भी सेटिस्फाई नहीं करते, तो यहाँ पर आपको 20% का टॉलरेंस रेंज नहीं मिलेगा। तो आपका यहाँ पर एक्चुअल कंसिडरेशन कितना है? 53 लाख का 110% कितना होता है? 58.3 लाख। तो आपको यहाँ तक तो एलिजिबल रहते हैं आप, मतलब यहाँ तक अगर आपकी एचडीवी होती तो आप ये 53 लाख अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले सकते थे। बट आपकी एचडीवी एक्सीड से 110% ऑफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, तो यहाँ पर आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 61 लाख। एंड आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी? आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 50 लाख। एंड यहाँ पर आपको कोई इंडेक्सेशन वगैरह नहीं मिलेगा क्योंकि ये आपने मई 21 में मिली थी आपको, दिसंबर 21 आपने 24 मंथ से पहले सेल कर रहे हैं, तो ये आपकी शॉर्ट टर्म है। तो इस केस में आपका यहाँ पर कितना निकल कर आएगा एसटीसीजी? तो 11 लाख रुपीज का आपका एसटीसीजी निकल कर आ गया। ठीक है जी। डिटरमाइन द कैपिटल गेन इनकम विच इज चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सूरज एंड मिस्टर प्रकाश फ्रॉम द अबव ट्रांजैक्शन। नाउ कम टू मिस्टर प्रकाश, यानी कि जिन्हें ये मिली। तो अब जिन्हें मिली तो उसके केस में यहाँ पर 56 to 10 चेक करना होगा। तो 56 to 10 कैसे चेक करते हैं? तो इसके लिए हमें देखना होता है कि क्या डिफरेंस एचडीवी और एक्चुअल कंसिडरेशन का डिफरेंस एक्चुअल कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है हमारा? सेल करी 53 लाख में, एचडीवी है 61 लाख, तो डिफरेंस है हमारा 53 - 61, तो इट्स 8 लाख। एंड 10% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन कितना होगा? 5.3 लाख। तो ये उससे ज्यादा है, तो यहाँ पर 8 लाख और 50,000 विच एवर इज हायर, यानी कि 8 लाख रुपए आपका टैक्सेबल हो जाएगा एज द IFOS अंडर सेक्शन 56 to 10। ठीक है जी। क्योंकि 10% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन से ज्यादा का डिफरेंस है एचडीवी और एक्चुअल कंसिडरेशन में, तो ये 8 लाख रुपए आपका IFOS हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर प्रकाश।
तो यहाँ पर इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सूरज एसटीजी ऑफ 11 लाख रुपीज, इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर प्रकाश 8 लाख एज द इनकम अंडर दैट अदर सोर्सेज अंडर सेक्शन 56 to 10। ठीक है जी, तो 6th का आंसर ए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। मिस्टर राजेश एजेड 53 ईयर्स, ओके, सीनियर सिटीजन नहीं है, एंड हिज वाइफ मिसेस सौम्या एजेड 50 ईयर्स, ओके, आर सिटीजन्स ऑफ कंट्री एक्स। तो ये कंट्री एक्स के सिटीजन्स हैं, दे आर लिविंग इन कंट्री एक्स सिंस बर्थ से ही कंट्री एक्स के अंदर रह रहे हैं, दे आर नॉट लायबल टू टैक्स इन कंट्री एक्स, और ये कंट्री एक्स के अंदर लायबल टू टैक्स भी नहीं है। बोथ ऑफ देम हैव कीन इंटरेस्ट इन द इंडियन कल्चर। मिस्टर राजेश पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट वर बोर्न इन कंट्री एक्स। तो मिस्टर राजेश तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में नहीं है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है? जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर बॉर्न हुए हैं, तो इस केस में वो होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। बट इसके तो पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स भी कंट्री एक्स के अंदर ही बॉर्न हुए हैं, तो यहाँ पर ये इंडियन ओरिजिन का पर्सन भी नहीं है, नॉट सिटीजन, नो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है। मिसेस सौम्या विजिट इंडिया अलॉन्ग विद मिस्टर राजेश फॉर 4 months एवरी ईयर। 4 months एवरी ईयर कहने का मतलब 120 days एवरी ईयर। ठीक है। टू बी विद हर पेरेंट्स हु वर बॉर्न इन दिल्ली। तो यहाँ पर मिसेस सौम्या के पेरेंट्स इंडिया के अंदर बॉर्न हुए थे, दिल्ली के अंदर, तो इस केस में मिसेस सौम्या क्या बन जाएंगी? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। एंड हैव ऑलवेज लिव्ड इन दिल्ली, और वो दिल्ली के अंदर ही रह रहे हैं हमेशा से। ड्यूरिंग देयर स्टे इन इंडिया दे ऑर्गेनाइज कल्चरल प्रोग्राम इन दिल्ली एनसीआर। Income of Mr. Rajesh and Mrs. Soumya from the Indian sources for previous year 2021-22 is 18 lakh and 16 lakh respectively. What is the residential estate of Mr. Rajesh and Mrs. Soumya for the AY 2022-23? तो यहाँ पर मिस्टर राजेश तो ना सिटीजन है एंड ना ही पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो इस केस में आपको किस टाइप से निकालना होता है इनका रेजिडेंशियल स्टेटस? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहली बेसिक कंडीशन चेक करेंगे कि क्या आपका स्टे इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 182 days, तो वो तो नहीं है क्योंकि 120 days रहे यहाँ पर इंडिया के अंदर। फिर यहाँ पर आपको सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करनी होती है कि क्या आपका स्टे इन इंडिया इन द करंट प्रीवियस ईयर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 days एंड इन द 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 4 PPY क्या आपका स्टे इन इंडिया इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 365 days। तो आपके दो कंडीशन, सेकंड बेसिक कंडीशन में आपके दो कंडीशन चेक करनी होती है। तो मिस्टर राजेश के लिए अभी हम चेक करते हैं ये। तो मिस्टर राजेश ड्यूरिंग द ईयर 120 days रहे, तो ये फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई करते हैं। एंड इन द प्रेसिडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, तो ये हर साल 120 दिन के लिए आते हैं, तो यानी कि 120 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 480 days इंडिया के अंदर रहे इन द लास्ट 4 प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर, तो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो मिस्टर राजेश तो आपके हो गए आर रेजिडेंट। अब हमें इसमें बाद में चेक करना है कि अब रेजिडेंट में ROR है या RNOR है, क्योंकि इंडिविजुअल एंड HF के लिए ये भी चेक करना होता है। तो ROR के लिए कंडीशन क्या होती है कि इनका इन द लास्ट 7 प्रेसिडिंग ईयर stay in India should be greater than or equal to 730 days and in the last 10 preceding previous year they should be resident in at least 2 preceding previous year। ठीक है जी। तो 7 प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर के अंदर 730 दिन से ज्यादा इनका स्टे इन इंडिया होना चाहिए एंड पिछले 10 साल में से 2 साल ये इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए। तो ये यहाँ पर हर साल तो इंडिया के रेजिडेंट बन जाते हैं क्योंकि अपने 120 डेज की सेकंड कंडीशन की वजह से। एंड इनका लास्ट 7 प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर में 120 मल्टीप्लाई बाय 7 840 डेज ये इंडिया के अंदर रहे, तो इस केस में मिस्टर राजेश तो हो गए ROR रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नाउ कम टू मिसेस सौम्या। अब मिसेस सौम्या एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि इंडिया के बाहर चले गए एंड वो इंडिया के अंदर आई केवल विजिट पर्पस से। तो इस केस में यहाँ पर आपको सेकंड कंडीशन चेक नहीं करनी होती, आपको केवल फर्स्ट कंडीशन चेक करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने फर्स्ट कंडीशन चेक करी तो उनका 182 डेज से ज्यादा तो वो इंडिया के अंदर नहीं रही। फिर आपको सेकंड कंडीशन किस टाइप से चेक करनी होती है? अगर इनकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेस की इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा की होती है तो उस केस में आपको सेकंड कंडीशन चेक करनी होती है, बट विद लिटिल बिट मॉडिफिकेशन कि आपको 60 डेज की जगह यहाँ पे देखना होता है 120 डेज। ठीक है जी। एंड अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं तो ये यहाँ पे डायरेक्टली बन जाते हैं RNOR। इसके बाद हमें कोई और कंडीशन नहीं देखनी होती, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इन्हें यहाँ पे डायरेक्ट RNOR बना दिया जाता है। तो अब इस केस में क्या हुआ, यहाँ पर मिसेस सौम्या की इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अदर देन फॉरेन सोर्सेस की इनकम 16 लाख रुपीज है, तो इनके लिए सेकंड कंडीशन यहाँ पर चेक करी जाएगी। तो इनका देखा जाएगा कि क्या आप ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 120 दिन या उससे ज्यादा इंडिया के अंदर रहे, तो ये 120 दिन इंडिया के अंदर रही, तो फर्स्ट कंडीशन इन्होंने सेटिस्फाई कर दी। फिर इनकी सेकंड कंडीशन चेक करी जाएगी कि क्या इन द लास्ट 4 प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर 365 डेज से ज्यादा इंडिया के अंदर रही, तो ये 480 डेज से ज्यादा इंडिया के अंदर रही थी, तो इन्होंने सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी। तो मिसेस सौम्या बन गई RNOR। ठीक है जी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? राजेश तो हो गए ROR एंड सौम्या हो गई RNOR। बोथ आर रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं, बोथ आर नॉन रेजिडेंट नहीं, मिस्टर राजेश इज रेजिडेंट बट नहीं, मिसेस सौम्या इज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया एंड मिस्टर राजेश इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। तो हमारे 7th का आंसर है डी। आपको समझ आया ये? चलिए क्वेश्चन नंबर 8। मिस्टर हे हैज टेकन 2 ULIP यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रीमियम पॉलिसी। ULIP X is issued on 1st of Jan 2021 and ULIP Y on 1st of May 2021. The sum assured of ULIP X and ULIP Y is 30 lakh and 40 lakh respectively.
द एनुअल प्रीमियम पेड बाय मिस्टर ए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 इज ₹3 लाख एंड 4 लाख रेस्पेक्टिवली। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 1010D, जो हमें बताता था कि आपकी जो LIP इशू हुई है आपकी 1 अप्रैल 2013 के बाद, एंड अगर आपने उसके प्रीमियम कभी भी 10% ऑफ द सम एश्योर्ड से ज्यादा का नहीं दिया, देन इन दैट केस जो भी आपको मैच्योरिटी पे उसका सम मिलेगा इंक्लूडिंग बोनस, दैट वुड बी एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D। बट अगर आपने कभी भी 10% ऑफ द सम एश्योर्ड से ज्यादा का प्रीमियम पे करा है तो आपको मैच्योरिटी पे जो सम मिलेगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, एग्जाम्प्ट नहीं होगा। ठीक है जी। बट यहाँ पर एक अभी हमने पढ़ा था अपने प्रोविजंस के टाइम पर, जब हमने अपना रिवीजन वीडियो रिकॉर्ड करा था, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि अगर आपका कोई यूलिप है विच वॉज इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021, तो इस केस में 1 अप्रैल 2021 के बाद के जितने भी यूलिप्स हैं उसमें देखा जाता है कि आपका अगर एक यूलिप या एक से ज्यादा यूलिप का एग्रीगेट आपने ड्यूरिंग द ईयर 2.5 लाख रुपीज से ज्यादा का अगर आपने प्रीमियम पे करा है, देन इन दैट केस वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। इवन इफ ये आपका 10% से कम है, 10% ऑफ द सम एश्योर्ड, स्टिल ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपने 1 अप्रैल 2021 के बाद इशू होने वाले यूलिप का, एक यूलिप का या एक से ज्यादा यूलिप का ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर प्रीमियम पे कराए इन द एक्सेस ऑफ ₹2.5 लाख, तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है जी। बट 1 अप्रैल 2021 से पहले की जो भी यूलिप है उस पर कोई इस टाइप की लिमिट नहीं है, उस पर केवल 10% वाली लिमिट देखनी होती है। तो एक्स यूलिप है आपकी वो 1 जनवरी 2021 के यानी कि पहले वाली यूलिप है, इसके लिए आपको 2.5 लाख की लिमिट नहीं देखनी। इसका सम एश्योर्ड था 30 लाख एंड आपने प्रीमियम पे कराया 3 लाख, तो ये तो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू उसकी एग्जाम्प्ट है एक्स की। एंड सेकंड आपकी यूलिप वाई, ये आपकी इशू हुई 1 मई को यानी कि 1 अप्रैल के बाद, तो इस केस में 1 अप्रैल 2021 के बाद, तो इस केस में यहाँ पर आपको 2.5 लाख रुपीज की लिमिट देखनी है। तो यहाँ पर आपका सम एश्योर्ड है 40 लाख, तो आपने पे करा 4 लाख रुपीज का प्रीमियम, तो विच इज एक्सेप्टेबल कि आपने 10% तक की पे करा। बट ड्यू टू दिस प्रोविजन ये यहाँ पर आपका टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि आपने प्रीमियम 2.5 लाख रुपीज से ज्यादा का पे करा है। ठीक है जी। तो आपकी यूलिप एक्स एग्जाम्प्ट है एंड यूलिप वाई की मैच्योरिटी वैल्यू आपकी टैक्सेबल हो गई। Consideration received on the maturity of ULIP X would be exempt under section 1010D, while the profit and gain from the receipt of consideration on the maturity of ULIP Y would be taxable। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए। ओके चलिए, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द इनकम फर्निश्ड बाय मिस्टर आशुतोष एजेड 65 ईयर्स। ओके, तो ये हमारे यहाँ पर क्या है, ये है हमारे सीनियर सिटीजन। Pertaining to the year ended 31st of March 2022, compute the total income। तो हमें इनकी टोटल इनकम निकालनी है। टोटल इनकम करने का मतलब GTI में से डिडक्शन देने के बाद। ठीक है जी। तो टोटल इनकम निकालनी है फॉर द एवाइड इफ ही इज रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। तो अब हमें इनकी टोटल इनकम निकालनी है ROR के बेसिस पे एंड NR के बेसिस पर। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो अगर ये ROR है और अगर ये NR है तो कौन कौन सी इनकम इनकी टैक्सेबल होगी। Capital gain on the sale of land in Jaipur to Mr. Ramesh, a non-resident outside India. The consideration is also received outside India in the foreign currency। तो ROR के लिए तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है एंड NR के लिए इनकम which received or deemed to be received in India and income which accrue or arise or deemed to be accrue or arise in India, ये केवल इंडिया के अंदर टैक्सेबल होती है। तो यहाँ पर आपका कैपिटल गेन हुआ ऑन द सेल ऑफ लैंड इन जयपुर, यानी कि आपकी इंडियन लैंड थी, तो इस केस में ये ROR के हाथ में भी टैक्सेबल होगा एंड NR के हाथ में भी टैक्सेबल होगा क्योंकि इंडियन लैंड थी, तो इट वुड बी डीम्ड टू बी accrue or arise in इंडिया। ठीक है जी। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन दिल्ली, तो ये भी आपकी दिल्ली इंडिया की प्रॉपर्टी है। लेट आउट टू अ ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी, द रेंट एग्रीमेंट इज एंटर्ड आउटसाइड इंडिया। इस बात से कोई मतलब नहीं है, आपकी दिल्ली की प्रॉपर्टी है तो आपको इसके ऊपर मिलने वाला रेंट आपका इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगा। ठीक है। तो ये 1,20,000 मिला, इसमें से आप 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A की माइनस कर देना, तो 1,20,000 माइनस 30%, तो 84,000 रुपीज ROR के लिए भी टैक्सेबल है, NR के लिए भी टैक्सेबल है। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम द लैंड सिचुएटेड इन नेपाल रिसीव्ड इन नेपाल, तो आपको एग्रीकल्चर इनकम हो रही है जो कि लैंड सिचुएटेड है नेपाल में। तो अब यहाँ पर आप इसे एग्जेम्प्ट इनकम मत बोलना क्योंकि आपकी केवल एग्रीकल्चर इनकम जो कि लैंड सिचुएटेड इन इंडिया यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर इनकम आपकी एग्जेम्प्ट होती है, ये नेपाल की एग्रीकल्चर इनकम है, तो ये टैक्सेबल होगी इन द केस ऑफ केवल ROR। NR के लिए टैक्सेबल नहीं होगी क्योंकि लैंड भी इंडिया के अंदर नहीं है और रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रही है, तो इस केस में ये NR के लिए टैक्सेबल नहीं है। ठीक है जी। तो ये ROR के लिए टैक्सेबल कर देना। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन यूको बैंक दिल्ली, अब सेविंग बैंक के डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये टैक्सेबल होगा दोनों के केस में, ROR के लिए भी और NR के लिए भी। इनकम अर्नड फ्रॉम द बिजनेस इन लंडन विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम द दिल्ली, तो आपका बिजनेस दिल्ली से कंट्रोल करा जा रहा है या नहीं करा जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं, ROR के लिए तो सभी आपका टैक्सेबल होता है। एंड यहाँ पर NR के लिए कितना टैक्सेबल होगा, 35,000 रिसीव्ड इन इंडिया, तो जितना इंडिया के अंदर रिसीव हुआ तो वो 35,000 NR के लिए भी टैक्सेबल हो जाएगा एंड ROR के लिए तो कंप्लीट 60,000 टैक्सेबल होगा। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम हिज डॉटर ऑन हिज बर्थडे, तो आपको अपनी डॉटर से गिफ्ट मिला तो ये 56/10 लग जाएगा इसके ऊपर, बट 56/10 बोलता है कि अगर आपको रिलेटिव से कोई गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं होता, तो वो एग्जेम्प्ट होता है, तो ये किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगा ROR और NR। पास्ट फॉरेन टैक्स इनकम बॉट टू इंडिया, तो ये आपका केवल रेमिटेंस है कि आपकी पहले इनकम थी वहां पे वो टैक्स हो गई थी एंड अब आप उसे इंडिया के अंदर लेकर आ रहे हैं, तो ये किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगा, नीदर फॉर ROR नॉर फॉर NR। लास्ट
फी फॉर टेक्निकल सर्विस रेंडर टू शाइन लिमिटेड अ फॉरेन कंपनी फॉर बिजनेस आउटसाइड इंडिया रिसीव आउटसाइड इंडिया। तो आपने बाहर की कंपनी को दिया, भारी दिया एंड रिसीव भी भारी करा, तो केवल आर के लिए टैक्सेबल होगा, एनआर के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है जी, तो आर के लिए टैक्सेबल कर देना, एनआर के लिए टैक्सेबल मत करना। एंड ये सब करने के बाद यहाँ पर आपकी जीटीआई निकल कर आ जाएगी। एंड अब उसमें से आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट हो रहा है सेविंग बैंक डिपॉजिट के ऊपर। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको 80 TTA 80 TTB भी मिलता है। तो 80 TTA एक ही से मिलता है, 80 TTA तो सबको मिलता है, ठीक है, कोई भी पर्सन, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, तो सबको 80 TTA मिलता है, 10,000 रुपीज तक की डिडक्शन। 80 TTB किसे मिलती है? केवल रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को। ठीक है जी, तो अगर कोई रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन कहने का मतलब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उनकी एज कभी भी 60 ईयर्स और मोर थी, तो अगर वो रेजिडेंट है तो इस केस में उन्हें यहाँ पर 80 TTB मिलता है। 80 TTB कितने तक का मिलता है? 50,000 रुपीज का। तो अब जो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन के अंदर एसएससी है, एसएससी का नाम है मिस्टर आशुतोष एंड इनकी एज है 65 ईयर्स। तो जब आप इनकी आरओआर वाली इनकम निकालने हैं उस टाइम पे तो आप इन्हें 80 TTB में, तो इनका टोटल इंटरेस्ट 18,000 मिला था, तो आप इन्हें 18,000 की डिडक्शन दे देना। बट जब आप इन्हें एनआर मान के इनकम निकालने हैं तो उस केस में आप इन्हें 80 TTA के अंदर 10,000 रुपीज की डिडक्शन देना। ठीक है जी, तो समझ आ गया आपको? ये 80 TTA TTB वाला पॉइंट आपका स्पेशल था, इसमें याद रखने वाला। चलिए आंसर आप खुद से देख लेना। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। मिस्टर सुनील इज द CEO ऑफ शीतल टेक्सटाइल लिमिटेड। His basic salary is 6 lakh per month. Okay. He is paid 8% as the DA. Okay. He contributes 10% of his pay and DA towards his RPF. And the company contribute the same amount. Okay. तो अब यहाँ पर पहले इनकी सैलरी निकाल लेते हैं। तो 6 लाख इंटू 12, तो इनकी सैलरी निकल कर आई यहाँ पे 72 लाख। अब इसके ऊपर DA भी प्लस कर देते हैं, प्लस 8% का DA। तो ये इनकी इनकम निकल कर आती है टोटल सैलरी इनकम 77,76,000। ठीक है जी, 77,76,000 इनकी यहाँ पर सैलरी की इनकम निकल कर आई। एंड अभी 10% तो खुद कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि 10% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, 10% ऑफ द पे एंड यानी कि इसका 10%। तो ये एम्प्लॉय पे कर रहा है एंड 10% ही एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो अब जो 10 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है तो वो एग्जाम्प्ट होता है कितनी लिमिट तक? वो एग्जाम्प्ट होता है कि 12% ऑफ द सैलरी। एंड सैलरी के लिए यहाँ पर हमें लेना होता है बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस कमीशन इफ इट्स ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ठीक है जी, तो यहाँ पर कितना पे कर रहे हैं? ये यहाँ पर पे कर रहे हैं बेसिक सैलरी प्लस DA का। अब यहाँ पर इन्होंने DA नहीं बताया कि DA इन टर्म्स है नहीं है, तो यहाँ पर आप एज्यूम कर लेना कि DA इन टर्म्स है आपका। ठीक है, आगे कहीं बताया? नहीं बताया, तो आप इसे एज्यूम कर लेना कि आपका DA इन टर्म्स है। तो अब यहाँ पर 12% ऑफ द सैलरी तक का आपका एग्जाम्प्ट होता है। और सेकंड कंडीशन होती है 7.5 लाख रुपीज, 7,50,000। अगर मान लीजिए आपने 12% ऑफ सैलरी से कम ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बट वो 7,50,000 से ज्यादा हो जाता है, तो जो 7.50 लाख रुपीज से एक्सेस वाला कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का, तो वो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। तो अब इस केस में एम्प्लॉय ने कितना कंट्रीब्यूट करा होगा? 77,76,000 का 10%, 7,77,600, 7,77,600। सेम एम्प्लॉयर ने करा तो 7,77,600। तो अब इस केस में यहाँ पर आपका टैक्सेबल कितना हो जाएगा? तो 7,50,000 से ऊपर वाला जो अमाउंट है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, यानी कि 27,600 ये आपका हो जाएगा टैक्सेबल। ठीक है जी, द एक्यूमुलेटेड बैलेंस इन द RPF as on 1st of April 20, 31st March 21 and 31st March 22 is 50,35,000, 71,46,700 and 94,57,700 respectively. Compute the purchased value chargeable to tax in hands of Mr. Sunil under section 17(2)(7) and 17(2)(7)(a। तो 17(2)(7) तो क्या बोलता है कि यही जो आपका 7,50,000 से एक्सेस वाला कंट्रीब्यूशन है ये परचेज्ड होता है आपका अंडर सेक्शन 17(2)(7) एंड 17(2)(7)(a कि अभी जो 7.5 लाख से ऊपर वाला जो कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है यहाँ पर, तो वो आपका टैक्सेबल होता है अंडर सेक्शन 17(2)(7)(a। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है फॉर द असेसमेंट 21, 22, 22, 23। तो यहाँ पर आपको दोनों साल का 70 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7, 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A का परचेज की वैल्यू निकालनी है। तो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो इसमें हम पहले निकालते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 21, 22। एंड ये प्रोविजन कब से अप्लाई हुए थे? ये प्रोविजन से अप्लाई हुए थे असेसमेंट ईयर 21, 22 से ही। ठीक है, इससे पहले ये वाला प्रोविजन नहीं चल रहा था। परचेज्ड वैल्यू टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17(2)(7, तो यानी कि कितना एक्सेस कंट्रीब्यूशन करा इन एक्सेस ऑफ 7,50,000, तो वो भी हमने वहां पे निकाला था 27,600। तो 7,77,600 करा था, 7,50,000 से एक्सेस 27,600, तो आपका परचेज्ड है अंडर सेक्शन 17(2)(7। अब आपको निकालना है परचेज्ड वैल्यू टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17(2)(7)(a। तो उसके लिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताया गया है PC डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय R प्लस PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय R। अब ये PC क्या है? तो PC आपका ये है कि जो आपकी परचेज्ड वैल्यू निकली 17(2)(7 के अंदर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय R। R अभी निकालेंगे, कैसे निकलता है? PC1 कि आपके पिछले प्रीवियस ईयर के अंदर, यानी कि इमीडिएटली प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर के अंदर, बट आफ्टर 1st of April 2020,
तो ये प्रोविजन हमारे एप्लीकेबल होते हैं फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 21-22 यानी कि प्रीवियस ईयर 2020-2021। तो 1 अप्रैल 20 के बाद, बट इससे पिछले साल के अंदर, तो जितना भी आपका यहाँ पर टैक्सेबल परक्विजिट आया था अंडर सेक्शन 17(2)(7), तो वो यहाँ पर आपको लिखना है, एंड अंडर सेक्शन 17(2)(7)(a), तो वो यहाँ पर आपको लिखना है PC1 एंड TP1 मल्टीप्लाई बाय R। तो यहाँ पर PC1 कितना आया 27,600 डिवाइडेड बाय 2। आर अभी कैसे निकाला वो देखेंगे, बट PC1 TP1 क्योंकि पिछले साल में तो ये प्रोविजन लगती नहीं थे, पिछले साल का तो कुछ था ही नहीं, ये फर्स्ट ईयर है हमारा 21-22 असेसमेंट ईयर, तो इसलिए यहाँ पर ये सारा होगा आपका 0। ठीक है, तो आपको ये कैसे निकालना है, अब पहले मैं आपको आर निकालना बता देता हूँ। तो यहाँ पर आर किस टाइप से निकालना होता है, तो आर निकलता है हमारा इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एफ एवरेज। एफ एवरेज कहने का मतलब क्या होता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू का एवरेज, जो आपकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यू है उसका एवरेज आपको एफ एवरेज लेना है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है कि इसकी वैल्यू कितनी थी, तो ओपनिंग वैल्यू थी 50,35,000 प्लस 71,46,700 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका एफ एवरेज निकल कर आया 60,90,850। ठीक है जी, तो एफ एवरेज 60,90,850 ये आ गया यहाँ पर आपका। अब आपको इंटरेस्ट किस टाइप से निकालना है, तो आपकी ओपनिंग वैल्यू थी 50,35,000 एंड आपकी क्लोजिंग वैल्यू है 71,46,700। 71,46,700 माइनस ओपनिंग वैल्यू 50,35,000, तो ये आपका यहाँ पर डिफरेंस आया 21,11,700। अब ड्यूरिंग द ईयर आपका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ था, तो 7,77,600 तो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करा था, 7,77,600 एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट करा था, तो इन दोनों अमाउंट को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर जो आपका बैलेंस अमाउंट निकल कर आया 5,56,500, तो ये आपका इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट है। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट आपका कंप्यूट हो गया 5,56,500। तो अब ये 5,56,500 डिवाइडेड बाय एफ एवरेज कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका रेट निकल कर आ जाएगा। अब 27,600 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय रेट, तो इससे आपकी ये निकल कर आ गई पीसी। तो अब जो इस साल की पीसी है वो अगले साल के लिए आपका हो जाएगा PC1, सॉरी ये आपका निकल कर आया टीपी, ये था आपका पीसी, तो ये आपका पीसी है एंड ये आपका टीपी निकल कर आया, एंड जो इस साल का पीसी है वो अगले साल PC1 हो जाएगा, एंड जो इस साल का टीपी है वो अगले साल की कैलकुलेशन के लिए TP1 हो जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू कैलकुलेशन फॉर AY 2022-23। तो इसमें भी आपकी परक्विजिट वैल्यू अंडर सेक्शन 17(2)(7) तो सेम ही रहेगी 27,600। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट परक्विजिट वैल्यू अंडर सेक्शन 17(2)(7)(a। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे आप PC1 लिख लीजिए अपना 27,600, TP1 लिख लीजिए 1261, जो अभी हमने ऊपर कंप्यूट करा था यहाँ पर 1261। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आर, अभी आर निकालेंगे हम। यहाँ पे पीसी कितना है आपका इस साल का 27,600 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, अब आर निकाल लेते हैं, तो आर वही इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एफ एवरेज। अब यहाँ पर एफ एवरेज के लिए ओपनिंग क्या होगा, तो जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था वो इस साल का ओपनिंग होगा, तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग कितना था 71,46,700, 71,46,700 प्लस 94,57,700 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका निकल कर आता है एफ एवरेज 83,02,200, 83,02,200 किधर है, अच्छा सॉरी 83,02,200, तो ये आपका एफ एवरेज आ गया। एंड यहाँ पर आपको इंटरेस्ट किस टाइप से निकालना है, तो इंटरेस्ट आपको वही सेम पैटर्न फॉलो करना है। तो आपका क्लोजिंग कितना है 94,57,700 माइनस ओपनिंग कितना था 71,46,700, तो ये आपका डिफरेंस आता है 23,11,000। इसमें आपका ड्यूरिंग द ईयर कंट्रीब्यूशन कितना था, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7,77,600, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन सेम 7,77,600। तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट की वैल्यू जो बैलेंसिंग वगैरह वो आपकी इंटरेस्ट है 7,55,800। तो इसे आप यहाँ पे पंच कर दीजिए 7,55,800, तो इससे आपका रेट निकल जाएगा 7,55,800 डिवाइडेड बाई 83,02,200, तो आपका रेट निकल कर आ गया 0.0910। ये बाकी वैल्यूज आपने पहले से लिखी हुई थी, केवल रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर आपके निकल कर आ गया टीपी फॉर असेसमेंट है 2022-23। तो क्वेश्चन आपको समझ आया, तो आपको केवल ये फॉर्मूला अपना याद रखना है, PC डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय R प्लस PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय R। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से होना चाहिए, एंड ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। एंड साथ में यहाँ पर हमने एक प्रोविजन और पढ़ा था कि अगर एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का होता है, तो जब 2.5 लाख रुपए से ऊपर के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट होगा तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा अंडर दैट इनकम। ठीक है जी, तो जो 2.5 लाख रुपए का एक्सेस वाला कंट्रीब्यूशन है तो उसके ऊपर जो उसका इंटरेस्ट है तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। Mr. Aditya is a proprietor of Star Stores having 2 units. On 1st of April 2021, he has transferred unit 2.
विच ही स्टार्टेड इन 2004-05। तो 2004-05 में स्टार्ट करी थी और 21 में बेच रहे हैं, यानी कि 36 मंथ से ज़्यादा का पीरियड ऑफ होल्डिंग है, तो ये आपका लॉन्ग टर्म हो जाएगा बाय वे ऑफ स्लम सेल, क्योंकि स्लम सेल में बेच रहे हैं। फॉर अ टोटल कंसिडरेशन ऑफ रुपी 18 लाख। तो टोटल कंसिडरेशन कितना ले रहे हैं? 18 लाख रुपीज़। प्रोफेशनल फी एंड ब्रोकरेज पेड, तो ये आपके ट्रांसफर से रिलेटेड खर्चे 78,000 के। बैलेंस शीट यहाँ पर दे रखी है 31 मार्च अगस्त की। तो अब यहाँ पर स्लम सेल के केसेस में हमें क्या करना होता है, तो यहाँ पर हमें इंडिविजुअली एसेट बाय एसेट नहीं देखना होता, हमें पूरी यूनिट को एक साथ देखना होता है। एंड क्या करना होता है, हमें यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेते हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेनी होती है हमें, तो जो हमें कंसिडरेशन मिलता है एक्चुअली कंसिडरेशन, या तो वो, और एफएमवी ऑफ द एसेट्स ट्रांसफर्ड विच एवर इज हायर। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक्चुअल कंसिडरेशन कितना मिल रहा है? 18 लाख रुपीज। एंड एफएमवी ऑफ द एसेट्स ट्रांसफर कितना है, तो वो भी हमें यहाँ पे बताया गया होगा कहीं पे। एफएमवी ऑफ द वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड बाय द वे ऑफ स्लम सेल फॉर यूनिट 2 इज 18,10,000। तो 18 लाख और 18,10,000 विच एवर इज हायर, तो यहाँ पर आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या ले जाएगा? 18,10,000। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो आपका यहाँ से निकल गया 18,10,000। एंड इसके बाद आपको इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेस करना होता है, तो आपकी जो यहाँ पर जितनी भी एसेट्स हैं उन सभी एसेट्स में जो आपकी लाइबिलिटीज है उस रेस्पेक्टिव यूनिट की, तो उसे एसेट्स को पहले प्लस कर लीजिए और उसमें से लाइबिलिटीज को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू निकल कर आएगी, तो वो यहाँ पर आपको लेस करनी होती है एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एंड यहाँ पर अगर डेप्रिशिएबल एसेट है तो उसके लिए आपको वैल्यू लेनी होती है आफ्टर कंसिडरिंग द डेप्रिसिएशन एज अलाउड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है तो उसकी बुक वैल्यू आपको कंसिडर करनी होती है विदाउट गिविंग इफेक्ट टू रिवैल्यूएशन। एंड अगर आपकी कोई गुडविल है तो गुडविल को आपको लेना होता है नील पे, तो गुडविल की कोई वैल्यू रिकॉर्ड नहीं होती यहाँ पर। ठीक है जी। तो लैंड नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, यूनिट 2 की देखनी है हमें केवल, यूनिट 1 की नहीं देखनी है हमें कुछ भी, तो ये 7,50,000 ले लेना। फर्नीचर 5 लाख, डेटर्स 3.5 लाख, नीचे पढ़ लेते हैं और क्या क्या। लैंड ऑफ यूनिट 2 वाज परचेज्ड एट 5 लाख इन द ईयर 2004 एंड रिवैल्यूड एट 7,50,000। तो हमें रिवैल्यूएशन को इग्नोर करना होता है, हमें केवल ये 5 लाख रुपीज लेना है। नो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज कंसिडर्ड इन द ट्रांसफर डेट। ठीक है जी, तब ये स्लम सेल बनेगा। पेटेंट वर एक्वायर्ड ऑन 1 दिसंबर 2019, यानी कि प्रीवियस ईयर 1920 के अंदर एक्वायर करे गए हैं, ऑन विच नो डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कुछ नहीं दिया, तो एक्वायर करेंगे 1920 के अंदर। एंड अभी आप ट्रांसफर कब कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं आप प्रीवियस ईयर 2020-21 के अंदर। तो 1920 एंड 2021, तो 2 साल का यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन देना होगा। तो पेटेंट की वैल्यू क्या है? 7,25,000। एंड डेप्रिसिएशन का रेट क्या होता है? ये इंटेंजिबल्स है तो इस पर डेप्रिसिएशन का रेट होगा 25%। बट इन प्रीवियस ईयर 1920 ये आपके 180 डेज से कम के लिए लिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको 1920 के लिए डेप्रिसिएशन मिलेगा 12.5% का, एंड 2021 के लिए डेप्रिसिएशन मिलेगा 25% का। तो 7,25,000 माइनस 12.5% माइनस 25%, तो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 4,75,781। ठीक है जी। फर्नीचर ऑफ द यूनिट 2 ऑफ 5 लाख वर परचेस्ड ऑन 1 दिसंबर 2020 ऑन विच नो डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड। तो 1 दिसंबर 2020 को परचेस कराने की प्रीवियस ईयर 2020-21 के अंदर ही परचेस कराए, एंड 2021 के अंदर ही आप सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर फर्नीचर पे आपको एट द रेट ऑफ 10% का डेप्रिसिएशन मिलता है। बट आपने 180 डेज से कम के लिए पुट टू यूज करा, तो यहाँ पर आपको 5% का डेप्रिसिएशन मिलेगा, हाफ रेटेड डेप्रिसिएशन। तो 5 लाख माइनस 5%, तो 4,75,000 आप ये ले लेना, 4,75,000। ठीक है जी। और यहाँ पे आपके डेटर्स बुक वैल्यू पे जाएंगे, ये बुक वैल्यू पे जाएगा। एंड यहाँ पर ऑन कैपिटल आपको कंसिडर नहीं करनी, रिवैल्यूएशन रिजर्व कंसिडर नहीं करना। बैंक लोन आपका टोटल दे रखा है यहाँ पे, एंड उसमें से 70% यूनिट 1 के लिए है, तो इसका 30% कंसिडर कर लेना। ट्रेड क्रेडिटर 20% फॉर यूनिट 2, तो यहाँ पे इसकी 20% कर लेना। एंड अनसिक्योर्ड लोन 30% फॉर यूनिट 2, तो यहाँ पे से 30% कर लेना, तो इससे आपकी निकल कर आ जाएगी नेट वैल्यू। ठीक है, चलिए एक बार आंसर पे से दिखा देता हूँ मैं आपको। तो फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन 18,10,000 और 18 लाख विच एवर इज हायर, तो 18,10,000। एंड उसके बाद लेस कर दीजिए इसमें से एक्सपेंसेस, तो वो 78,000 के आपने एक्सपेंस करे थे, तो आपका नेट वैल्यू कंसिडरेशन निकल कर आ गया, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बीइंग द नेट वर्थ ऑफ यूनिट 2। अब नेट वर्थ निकालने के लिए जो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स है उनकी बुक वैल्यू, लैंड की एंड डेटर्स की बुक वैल्यू, जो आपकी डेप्रिशिएबल एसेट है उनके WDV। तो फर्नीचर के लिए 4,75,000, पेटेंट के लिए 4,75,781 के किस टाइप से निकली वो भी मैंने आपको बता दी थी। तो एग्रीगेट वैल्यू आपकी एसेट्स की आ गई। अब इसमें से लाइबिलिटीज को लेस कर दीजिए, तो आपकी नेटवर्थ निकल कर आ जाएगी 13,35,781, उसे यहाँ से लेस कर देना, तो आपका निकल कर आएगा LTCG। ठीक है जी, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। चलिए, ये इन्होंने डेप्रिसिएशन की वैल्यू कंपटीशन में यहाँ पे दिखा रही है, तो आप देख सकते हैं फॉर योर रेफरेंस। Come to question number 12. Mr. Samrat and his wife Mrs. Komal hold 12% वोटिंग पावर ईच, यानी कि 12% सम्राट के पास है एंड 12% कोमल के पास है, तो दोनों के पास मिलाकर कितना हो गया 24%। इन ABC प्राइवेट लिमिटेड Mr. Samrat and Mrs. Komal are working in ABC प्राइवेट लिमिटेड, however Mrs. Komal is not qualified for the job। ओहो, ये तो डम्ब लेडी है,
तो यानी कि ये क्वालिफाइड नहीं है जॉब के लिए, बट स्टिल ये जॉब कर रही है वहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने क्लबिंग के प्रोविजन में पढ़ा था कि अगर इंडिविजुअल का यहाँ पर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है इन द कंपनी, एंड अगर उसका स्पाउस जो कि क्वालिफाइड नहीं है वो वहाँ पर जॉब कर रहा है, तो जो भी उसे वहाँ से सैलरी मिलेगी वो भी इंडिविजुअल के हाथ में ही टैक्सेबल हो जाएगी जो क्वालिफाइड है जॉब करने के लिए, ठीक है जी। फ्रॉम द फॉलोइंग information giving in the respect of financial year 21-22 you are required to compute the gross total income. ओके तो हमें gross total income compute करनी है of Mr. सम्राट and Mrs. Komal for the assessment year 22-23. तो डिविडेंड ऑफ ₹22,500 and 45,000 इज रिसीव्ड। ये वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड को अच्छी तरीके से देख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा गया है वर्ड में, रिसीव्ड, ठीक है। रिसीव्ड कहने का मतलब क्या होता है कि आपको मिल गया, अर्न नहीं है, ये आपको मिल गया है। तो मिल गया का मतलब कि आपको डिविडेंड मिला है। तो डिविडेंड आपको कब मिलता है, तो जब आपको डिविडेंड मिलता है तो उस पर 10% का टीडीएस डिडक्ट करके मिलता है। तो यानी कि आपको जो वैल्यू मिली है 90% है, ठीक है। तो हमें इसको ग्रॉस करना होगा। तो डिविडेंड इतना मिला बाय मिस्टर सम्राट एंड मिसेस कोमल रेस्पेक्टिवली फ्रॉम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एंड मिस्टर सम्राट हैज इंस्ट्रक्टेड द कंपनी टू पे 50% ऑफ हिज डिविडेंड टू मिस काजल डॉटर ऑफ हिज डिसीज्ड ब्रदर। एंड यहाँ पर सम्राट ने अपनी इनकम को ट्रांसफर कर दिया विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट, ठीक है जी। तो उसने अपनी इनकम को ट्रांसफर कर दिया। तो ये भी हमने क्लबिंग के प्रोविजंस के अंदर पढ़ा था कि अगर इस टाइप से कोई अपनी इनकम को ट्रांसफर कर देता है विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट, तो जो इनकम है वो भी ट्रांसफरर के हाथ में ही क्लब होकर टैक्स होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर डिविडेंड इन्हें खुद को मिला 22,500, 22,500 50% क्योंकि इन्होंने भेज दिया, तो 22,500 काजल को मिला होगा। तो ये दोनों मिलाकर इन्हें 45,000 हो गया, 90%। तो 100% कितना हो जाएगा, 50,000। तो 50,000 टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सम्राट। एंड यहाँ कोमल को कितना मिला, 45,000। तो इनका भी 90% से डिवाइड कर देना, तो ये भी निकल कर आएगा 50,000 टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ मिसेस कोमल। सैलरी अर्नड बाय मिस्टर सम्राट एंड मिसेस कोमल फ्रॉम द एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज 8,50,000 एंड 5,50,000। तो दोनों के लिए यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन आप अलग अलग से ले लेना। पहले इसकी 8 लाख निकालना है सम्राट की, एंड कोमल की 5 लाख आ जाएगी 50,000 रुपीज की स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद। बट कोमल की भी क्लब हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ सम्राट ओनली, ठीक है। बिजनेस इनकम अर्नड बाय द मिस्टर सम्राट फ्रॉम हिज सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस इज 15,60,000, ठीक है। ये मिस्टर सम्राट की इनकम होगी डायरेक्टली। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अर्नड बाय मिसेस कोमल, तो ये मिसेस कोमल की इनकम हो जाएगी। देयर सन, तो इनका सन आकाश एजेड 10 ईयर्स, तो ये यहाँ पर माइनर है। हैविंग पैन received interest of 54,000 from the bank on fixed deposit created by his grandfather in his name। तो इसके दादाजी ने इसके नाम में कोई एफडी करा दी थी, अब इसके ऊपर इसे 54,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिला है, रिसीव्ड, ठीक है। तो इंटरेस्ट के केस में भी आपको याद होना चाहिए कि अगर जब आपको इंटरेस्ट मिलता है तो 10% का टीडीएस डिडक्ट करने के बाद मिलता है। तो ये जो 54,000 है तो ये भी 90% है, तो 54,000 डिवाइडेड बाय 90%, तो 60,000 रुपीज का इंटरेस्ट आपकी इनकम हो गई, किसकी, आकाश की। बट आकाश क्या है, माइनर। तो माइनर की इनकम क्लब होगी किसके हाथ में, उसके पेरेंट्स के हाथ में। कौन से वाले पेरेंट, जो कि हायर अर्निंग करते हैं, यानी कि यहाँ पे सम्राट और कोमल इन दोनों में से जो भी ज्यादा रुपए कमाता होगा विदाउट गिविंग इफेक्ट टू दिस क्लबिंग, ये वाली क्लबिंग करे बिना, यानी कि उसके बच्चे की क्लबिंग करे बिना जो भी ज्यादा इनकम अर्न करता होगा उसके हाथ में ये इनकम क्लब कर दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर एक बार दिखा देता हूं मैं आपको। सैलरी ऑफ सम्राट 8,50,000, 50,000 की डिडक्शन दे दो, 8 लाख हो गई। 550 कोमल की थी, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन 5 लाख। तो ये मिस्टर सम्राट के हाथ में टैक्सेबल हो गई दोनों इनकम। बिजनेस इनकम सम्राट की थी, सम्राट के हाथ में टैक्सेबल हो गई। डिविडेंड इनकम फ्रॉम द एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो ये जो इसने इनकम ट्रांसफर कर दी थी वो भी इसी के हाथ में टैक्सेबल होगी। तो 22,500 डिवाइडेड बाय 90%, तो 50,000 इसकी, एंड 45,000 कोमल को मिली थी, वो भी कोमल के हाथ में टैक्सेबल होगी, उसमें कोई क्लबिंग नहीं होगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट अर्नड बाय मिसेस कोमल, तो ये 9 लाख रुपए उसे अपनी फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिला था वो कोमल के हाथ में टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पर इनकी इनकम कितनी आ गई, तो सम्राट की आई 29,10,000 एंड कोमल की आई 9,50,000। तो किसकी इनकम ज्यादा है, सम्राट की। तो अब ये जो बच्चे की इनकम हो रही है ये किसके हाथ में क्लब होगी, सम्राट के हाथ में। तो बच्चे को 54,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिला था, तो डिवाइडेड बाय 90% करके ग्रॉस अप कर दीजिए, तो 60,000 रुपीज इसके हाथ में यहाँ पर हम क्लब कर देंगे। बट यहाँ पर आपको सेक्शन 1032 से 1,500 रुपीज पर ईयर पर चाइल्ड के लिए आपको यहाँ पर एग्जाम्पशन मिल जाती है, तो वो यहाँ पर 1,500 रुपीज की एग्जाम्पशन दे देना, तो 58,500 रुपीज सम्राट के हाथ में क्लब कर देना, तो ये इनकी जीटीआई निकल कर आ जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको ये वाला प्रोविजन याद रखना था, एक तो 1,500 वाला, एंड साथ में एक आपको वो क्लबिंग का प्रोविजन याद रखना था कि अगर आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है एंड आपका स्पाउस है, मतलब हस्बैंड वाइफ में कोई भी, अगर वो एलिजिबल नहीं है जॉब करने के लिए, स्टिल जॉब कर रहे हैं, तो उनकी जो भी सैलरी होगी वहाँ से, तो वो भी आपके हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका क्लबिंग के ऊपर डिपेंड था, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 13, मिस्टर राजेश a resident individual, okay, furnish the following information in respect of income and loss earned by him for the financial year 21-22, ठीक है।
तो इन्होंने अपनी इनकम और लॉस बता दिया क्या क्या इन्होंने करा। अदर डिटेल्स ऑफ द बॉट फॉरवर्ड लॉसेज एंड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पर्टेनिंग टू असेसमेंट ईयर 21-22 आर एज फॉलोज। तो अब ये इनके पिछले साल के इन्होंने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज वगैरह बता दिए क्या क्या ये लेकर आगे पिछले साल से। कंप्यूट द जीटीआई, तो जीटीआई निकालनी है ऑफ मिस्टर राजेश फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 एंड द अमाउंट ऑफ लॉस इफ एनी दैट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड इफ यू वांट टू ऑप्ट फॉर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 बीएससी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अब यहाँ पर ये 115 बीएससी को ऑप्ट कर रहा है, तो इससे क्या इंपैक्ट आएगा, इससे जो आपके एचपी के लॉसेज हैं, एचपी के जो आपके लॉसेज हैं ड्यूरिंग द ईयर वाले, वो आप किसी और हेड के साथ अपने सेट ऑफ नहीं कर सकते, उन्हें आपको कैरी फॉरवर्ड करना होगा। अगर आपकी एचपी की इनकम है, एचपी के लॉस है, उन्हें आप साथ में सेट ऑफ कर सकते हैं, बट एचपी के लॉस किसी और इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं करे जा सकते, ठीक है। एंड यहाँ पे 115 बीएससी ले रहे हैं। तो अब इनकी इनकम फ्रॉम सैलरी है 3,40,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये 3,40,000 डायरेक्टली इनकम फ्रॉम सैलरी चली जाएगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन द सेल ऑफ शेयर्स ऑफ लाइन्स लिमिटेड एसटीटी हैज बीन पेड बोथ एट द टाइम ऑफ सेल एंड एक्विजिशन, ठीक है। तो ये LTCL हो गया आपका, तो अगर कोई LTCG होगा तो उससे इसे सेट ऑफ करा देंगे, अदरवाइज ये कैरी फॉरवर्ड होगा। लॉस फ्रॉम द लेट आउट प्रॉपर्टी इन दिल्ली, तो आपका लॉस हो गया लेट आउट प्रॉपर्टी से, तो इसे आप यहाँ पर किसी और हेड के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी आपको। इंटरेस्ट ऑन सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इन मुंबई, तो यहाँ पर 115 BAC अगर ऑप्ट करते हैं तो 24B का इंटरेस्ट आपको अलाउ नहीं होता इन द केस ऑफ SOP। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे आप 24B के इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं ले सकते, तो ये आपको अलाउ नहीं होगा, इसे काट दीजिए। विनिंग फ्रॉम लॉटरी टिकट, तो ये आपकी IFS की इनकम है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लॉटरी टिकट, तो सेक्शन 58 बताता है कि ये कैजुअल इनकम कमाने के टाइम पर आप जो भी खर्चा वर्चा करते हैं वो आपको अलाउ नहीं होता, तो इसे यहाँ पे काट दीजिए, इसका कोई यूज नहीं है। 40,000 आपकी डायरेक्टली टैक्सेबल होगी अंडर द हेड IFS। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आफ्टर डिडक्टिंग नॉर्मल डेप्रिसिएशन ऑफ 10,000 एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ 4,000, तो ये आपकी इनकम आ रही है 96,000 आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू 10,000 का नॉर्मल डेप एंड 4,000 का एडिशनल डेप, एंड 115 BAC के अंदर आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो ये आप 4,000 रुपीज का एडिशनल डेप इस इनकम के अंदर वापस से जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे आपकी बिजनेस की इनकम हो जाएगी 1 लाख रुपीज, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ओहो मजे आ गए भाई, ये यहाँ पे LTCG मिल गया इन्हें, एंड यहाँ पे इनका पहले से LTCL आ रखा था, तो इनका LTCL कितना था 1,15,000 एंड अब LTCG कितना हो गया 140, तो ये सेट ऑफ हो जाएंगे आपस में, तो 140 माइनस 115, तो ये 25,000 रुपीज की इनकी LTCG की इनकम आ जाएगी, ठीक है। वॉट फॉरवर्ड टू बिजनेस लॉस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग के गेन है इसमें से इसे सेट ऑफ कर देना, मतलब तो 1 लाख में से माइनस हो जाएगा 35,000। अनएब्जॉर्ब नॉर्मल डेप्रिसिएशन, इसे भी सेट ऑफ कर देना इसी में से, तो एंड वॉट फॉरवर्ड लॉसेस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ अर्निंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, ये आपको कैरी फॉरवर्ड करना होगा, क्योंकि आप इसे सेट ऑफ कर सकते हैं अगर फ्यूचर में कभी आपको यहाँ पे इनकम होती है फ्रॉम द अर्निंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, केवल उसी इनकम के अगेंस्ट आप इसे सेट ऑफ कर सकते हैं, किसी और इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो एक बार इसका सोल्यूशन भी देख लें फिर हम जल्दी से, चलो कम टू क्वेश्चन नंबर 13। तो इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई आपकी 3,40,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह नहीं मिलेगी। एचपी के लॉसेस क्योंकि 115 BAC को आप ऑप्ट कर रहे हैं तो किसी और हेड्स के साथ सेट ऑफ नहीं होंगे, तो सैलरी की इनकम होगी 340। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी आपकी, 24B अलाउ नहीं होगा आपको, चलिए बहुत बढ़िया। लॉस फ्रॉम द लेट आउट प्रॉपर्टी, तो आपका 75,000 कैरी फॉरवर्ड करना होगा। PGBP की इनकम तो 96,000 थी, 4,000 रुपये का एडिशनल डेप ऐड कर दीजिए, 1 लाख रुपये हो गया। 35,000 रुपीज़ का कैरीड फॉरवर्ड लॉसेस को यहाँ पर ले लीजिए इसका इफेक्ट, एंड 10,000 रुपीज़ जो आपका जब नॉर्मल डेप्रिसिएशन था उसका इफेक्ट ले लीजिए, 55,000 आपकी PGBP की इनकम हो जाएगी। कैपिटल गेन के अंदर आपको 140 का LTCG था एंड 115 का LTCL था, इन दोनों को आपस में सेट ऑफ करके आपकी कैपिटल गेन की इनकम होगी 25,000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 40,000 रुपीज़ विदाउट गिविंग इफेक्ट टू दी, जो आपने टिकट खरीदने के लिए खर्चा करा, तो 40,000 रुपये आपकी हो गई IFS की इनकम, तो ये आपकी GTI निकल कर आ गई। एंड इसमें आपको अब कैरी फॉरवर्ड क्या क्या करना है, तो आपका जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है उसे कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, एंड एक्टिविटी ऑफ अर्निंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज वाला लॉस है उसे यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, क्योंकि वो आपके फ्यूचर में तभी यूज हो सकता है जब आपकी कोई इनकम हो फ्रॉम द अर्निंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14 विच इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। मिस्टर ऋषभ आ रेजिडेंट इंडिविजुअल एजेड 54 ईयर्स, तो रेजिडेंट है एंड 54 ईयर्स का है, यानी कि सीनियर सिटीजन नहीं है। इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ्स, क्लॉथ मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग के केस में यहाँ पर आपको एक एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलता है अलग से, याद रखना। ही अर्नड प्रॉफिट ऑफ 82,45,000 एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स, तो इसे आप बेस ले लेना वाइल कंप्यूटिंग PGBP की इनकम, एंड उसमें ये डेबिट क्रेडिट हो रखा है पहले से, डेप्रिसिएशन उसमें हो रखा है डेबिट आपका पहले से P&L के अकाउंट में डेबिट हो रखा है आपका डेप्रिसिएशन। STCG ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर इन अ कंपनी ऑन विच STT इज पेड 10 लाख,
तो ये क्रेडिट हो रहा है, आपकी इनकम बन रही है यानी कि वहाँ पर, बट ये आपकी पीजीबीपी की इनकम नहीं है, तो इसे आप पीजीबीपी कंप्यूट करते टाइम पे लेस कर दीजिए एंड इसे कैपिटल गेन हेड के अंदर ले जाइए। एंड ये आपका एसटीसीजी एसटीडी पेड वाला, तो इस पर 111A के हिसाब से 15% की टैक्स रेट लगेगा, ठीक है। तो पीजीबीपी में से निकाल दीजिए एंड कैपिटल गेन के अंदर ले जाइए। ही रिसीव्ड इनकम टैक्स रिफंड ऑफ 15,550 विच इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन रिफंड ऑफ 4,550। तो ये यहाँ पर ऐड हो रखा है, तो इसे यहाँ से लेस कर दीजिए पहले पीजीबीपी निकालते टाइम पर, एंड केवल इसका जो इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट है उसे आईएफआईएस के अंदर ले जाइए, ठीक है। डिविडेंड इनकम फ्रॉम द इंडियन कंपनीज, तो इसे यहाँ से लेस कर दीजिए पीजीबीपी में से एंड इसे आप आईएफआईएस के अंदर ले जाइए डिविडेंड इनकम को, ठीक है। चलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मिस्टर ऋषभ इंस्टॉल्ड न्यू प्लांट एंड मशीनरी फॉर ₹65 लाख ऑन 1 October 2021 विच वॉज पुट टू यूज ऑन 1 January 2022। तो यहाँ पे ये लेस देन 182 डेज के लिए पुट टू यूज करेगी, तो यहाँ पे हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन दिस अमाउंट ऑफ ₹65 लाख इज इंक्लूडेड इन द डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू द P&L अकाउंट विच हैज बीन कंप्यूटेड एज पर द इनकम टैक्स रूल्स। तो ये आपका इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से ही कंप्यूट करके आपके P&L के अंदर डेबिट में डाल दिया गया है, तो यहाँ पर आपको इसका कुछ निकालना। Mr. Rishabh took a loan from SBI of ₹50 lakh on 15th September 2021 at the rate of 10.5% per annum to purchase such plant and machinery। तो ये वाली जो प्लांट एंड मशीनरी थी इसे खरीदने के लिए यहाँ पर इसने लोन लिया था SBI से 15 सितंबर को। टोटल इंटरेस्ट अप टू 31 March 2022 हैज बीन पेड ऑन 31 March 2022 एंड द सेम हैज बीन डेबिटेड टू द P&L अकाउंट। तो यहाँ पर इन्होंने गलती कर दी, ये जितना भी इंटरेस्ट था वो इन्होंने सारा का सारा P&L के डेबिट में डाल दिया। वेयर एज हमने पढ़ा था जब हम अपनी एक्चुअल कॉस्ट के बारे में डिस्कशन करा था हमने रिवीजन वीडियो के अंदर, तो हमने वहाँ पे डिस्कस करा था कि अगर आपने कोई एसेट को परचेज करने के लिए यहाँ पर कोई भी लोन लेते हैं, तो जिस दिन वो आपकी एसेट पुट टू यूज हुई उस दिन तक का लोन तो आपका कैपिटलाइज हो जाएगा इन द एसेट इटसेल्फ, एंड उसके बाद का पुट टू यूज होने के बाद का जो आपका लोन होगा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, यानी कि पुट टू यूज के बाद का जो इंटरेस्ट है वो आपके P&L के डेबिट में जाएगा। तो यहाँ पर आपने लोन लिया 15 September 2021 को एंड आपकी एसेट पुट टू यूज कब हुई थी 1 January 2022 को, 1 January 2022 को। तो इस बीच के जो ये महीने हैं यानी कि आधा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 3.5 महीने का जो इंटरेस्ट है ये आपको कैपिटलाइज करना है इन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी। एंड इसके बाद जो 31 मार्च तक का यानी कि 3 महीने का जो आपका इंटरेस्ट था वो आपको यहाँ पे P&L के डेबिट में डालना है, बट आपने सारा का सारा P&L के डेबिट में डाल दिया। तो आप पहले जितना अलाउेबल नहीं है जो कैपिटलाइज करना है उसे आप यहाँ पे एक्सपेंडिचर में प्लस कर लीजिए, मतलब आपको एक्सपेंडिचर अलाउेबल नहीं है तो उसे प्लस कर लीजिए। एंड अब क्या करना होगा आपको सेकंड कि ये जो आपके एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट होना चाहिए था प्लांट एंड मशीनरी का, तो ये आपका एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बना दीजिए एंड इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ कर दीजिए, ठीक है। तो किस टाइप से होगा ये, तो कितना लिया है लोन इसने 50 लाख रुपीज़ का लोन लिया है एट द रेट ऑफ 10.5%, तो फॉर द पीरियड ऑफ 3.5 मंथ्स यानी कि 1,53,125। ये आप अपने एक्सपेंडिचर में तो ऐड कर लीजिए, यानी कि आपका एक्सपेंडिचर अलाउेबल एक्सपेंडिचर नहीं है, इनकम के अंदर ऐड कर लीजिए पीजीबीपी की। एंड 1,53,125 रुपये के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन हाफ रेट से, क्योंकि आपने यहाँ पे 182 डेज से कम के लिए पुट्टी यूज कराया तो हाफ रेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे आप लेस कर दीजिए वेल कंप्यूटिंग पीजीबीपी की इनकम। एडवांस टैक्स आपने पे कराया तो ठीक है, इसे बाद में इफेक्ट दे देंगे टैक्स लायबिलिटी के टाइम पर। ऋषभ परचेज गुड्स ऑफ ₹40 लाख फ्रॉम मिस्टर राम हिज ब्रदर, द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स इज 35 लाख। तो 35 लाख रुपीज के गुड्स ने 45 लाख रुपीज में खरीदे, तो 40A2 के प्रोविजन के हिसाब से अपने रिलेटिव से इन्हें खरीदा मार्केट वैल्यू से ज़्यादा पर। तो जो एक्सेस वाला वैल्यू यानी कि 5 लाख रुपए ये आपका अलाउेबल एक्सपेंडिचर नहीं है, इसे इनकम के अंदर ऐड कर दीजिए पीजीबीपी की इनकम में। पेड 40,000 एज द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टेकन ऑन द लाइफ ऑफ हिज मैरिड डॉटर। तो ये जो आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर जो प्रीमियम पे करते हैं इसकी डिडक्शन आपको कहाँ मिलती है 80C में। 80C में किस किस को डिडक्शन मिलती है, इंडिविजुअल अपने खुद के लिए करे, सेल्फ अपने स्पाउस के लिए करे या अपने चिल्ड्रंस के लिए करे। अब चिल्ड्रन वहाँ पे आपका सन हो, डॉटर हो, माइनर हो, मेजर हो, इस बात से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे आपने अपनी मेजर डॉटर के लिए यहाँ पर आपने प्रीमियम पे कराया 40,000 रुपीज़ का, हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम, डिपेंडेंट हो या ना हो यहाँ पर वो भी उससे कोई मतलब नहीं। द सम एश्योर्ड इज 5 लाख एंड द पॉलिसी वॉज टेकन ऑन 1 April 2016, यानी 1 April 2013 के बाद ली गई है। तो अगर आप सम एश्योर्ड का 10% तक का डिडक्शन यहाँ पे ले सकते हैं, तो सम एश्योर्ड आपका 5 लाख है, 5 लाख का 10% यानी कि 50,000 रुपये तक का आप डिडक्शन ले सकते थे, बट आपने एक्चुअल पेमेंट करी है 40,000 रुपीज़ की, तो 80C के अंदर आप 40,000 रुपीज़ की फुल डिडक्शन क्लेम कर लेना। ही पेड 45,000 बाई चेक टुवर्ड्स द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग हिमसेल्फ, हिज स्पाउस एंड हिज चिल्ड्रन। तो अब यहाँ पर इसने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए प्रीमियम पे करा है, तो ये कहाँ पे कवर होगा, ये कवर होगा अंडर सेक्शन 80D। एंड इसमें कितनी डिडक्शन मिलती है आपको, तो इसमें डिडक्शन मिलती है एसएससी को 25,000 रुपीज़ की अपने खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए एंड अपने स्पाउस के लिए मिलाकर। एंड अगर वो अपने पेरेंट्स के लिए कराता है तो एडिशनल 25,000 रुपीज़ की डिडक्शन मिलती है। एंड अगर एसएससी सीनियर सिटीजन है यानी कि 60 ईयर्स और मोर एज का है, तो इस केस में ये डिडक्शन बढ़कर हो जाती है 50,000।
बट हमारे इस केस में एसएससी सीनियर सिटीजन नहीं है। कितनी एज है एसएससी की? 54 ईयर्स का एसएससी है, तो इसके लिए यहाँ पर लिमिट होगी 25,000 रुपीज़ की। ठीक है, तो यहाँ पर ये 25,000 रुपीज़ तक की डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80D। On 1st of July 2021, Mr. Rishabh withdrew 1.5 crore in cash from the 3 current accounts maintained with the HSBC. There are no other withdrawals during the year. He regularly files his return of income. तो यहाँ पर 194N नोट्स, ये TDS आपका एप्लीकेबल हो जाएगा कि 1 करोड़ रुपए से ऊपर का अगर आप अपने एक से ज़्यादा करंट अकाउंट से कैश विड्रॉ करते हैं तो उस केस में यहाँ पर बैंक को आपको TDS डिडक्ट करना होता है @ 2%। ठीक है जी, बट यहाँ पर इन्होंने लिखा है ही रेगुलरली फाइल्स हिज रिटर्न ऑफ इनकम, वो अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर रहा है, तो इसलिए 1 करोड़ रुपए से ऊपर आपका 2% के रेट से TDS डिडक्ट होगा। बट अगर कोई रिटर्न फाइल नहीं करता अपनी इन ऑल द 3 प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर, तो उस केस में यहाँ पर रेट्स चेंज हो जाते हैं। तो उस केस में आपके जो 20 लाख रुपीज से 1 करोड़ रुपीज तक पे आपका TDS डिडक्ट होता है @ 2% एंड अबव 1 करोड़ के कैश विड्रॉल पे @ 5%। ठीक है, तो आपका इनकम नहीं होती, ये केवल TDS डिडक्ट हो गया, तो जब हम टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे उस टाइम पर हम इसे इफेक्ट दे देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम tax payable by Mr. Rishabh for the assessment year 2022-23 in the manner so that he can make maximum tax saving। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बोला कि वो 115 BSc को ले रहा है या नहीं ले रहा, बट इन्होंने बोल दिया कि मैक्सिमम टैक्स सेविंग जिस के अंदर हो, मतलब जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स सेव हो सके, तो उस हिसाब से हमें इसकी टैक्स लायबिलिटी निकाल कर बतानी है। तो यहाँ पर हमें 115 BSc खुद से चेक करना होगा। ठीक है जी, तो नाउ कम टू क्वेश्चन। सारा मैंने आपको समझा दिया किस टाइप से आपको करना है। अब सॉल्यूशन पे चलते हैं एक बार और इसे डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14, तो आपको स्टार्ट करना है जो आपका वहाँ पे PGBP के ये निकाल कर दिया था एज पर P&L अकाउंट 82,45,000। इसमें आपने ऐड कर दिया आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर नॉट अलाउएबल, तो जो इंटरेस्ट था जो आपको कैपिटलाइज करना है वो आपने ऐड कर दिया यहाँ पर। तो किस हिसाब से 50 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट था @ 10.5%, 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 10.5% मल्टीप्लाई बाय 3.5 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आपका निकल कर आता है 1,53,125। इसे आपने यहाँ पर ऐड बैक कर दिया, ये आपका अलाउएबल एक्सपेंडिचर नहीं है, बट आप इसे अपने एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बनाकर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। परचेज ऑफ गुड्स जो आपने 5 लाख रुपए, मतलब आपका मार्केट वैल्यू था 35 लाख रुपीज़ का, आपने 40 लाख रुपीज़ के अंदर परचेस करे, तो वो जो एक्सेस आपने पे करा वो 48 के अंदर आपका अलाउएबल एक्सपेंडिचर नहीं है, तो आप इसे वापस से ऐड बैक कर दीजिए इन द इनकम। एंड आपको लेस क्या क्या करना है, तो जो आपको इनकम टैक्स का रिफंड मिला उसे यहाँ पे लेस कर दीजिए। इसका जो इंटरेस्ट है इसे IFRS के अंदर ले जाएंगे हम। डिविडेंड जो मिला इसे IFRS के अंदर ले जाएंगे, यहाँ से लेस कर दीजिए। एंड जो आपका STCG हुआ था इसे आप कैपिटल गेन के अंदर ले जाना, 111A 15% वाली इनकम है आपकी। ठीक है जी, तो ये लेस करने के बाद अब आपका डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन पे जो अभी हमने ऊपर अपना इंटरेस्ट अमाउंट ऊपर से ऐड कर दिया था, मतलब ऊपर हमने उसका डिडक्शन नहीं लिया था, तब उसके ऊपर आपको यहाँ पर डेप्रिसिएशन क्लेम करना है। तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन @ 15%, हाफ रेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि यहाँ पे पुट टू यूज था लेस देन 180 डेज, तो हाफ रेटेड डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन भी हाफ रेटेड, यानी कि 10% आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन ले लेना, तो उससे आपको डेप्रिसिएशन अलाउ हो गया। आपकी PGBP की इनकम निकल कर आ जाएगी। कैपिटल गेन आपका 10 लाख रुपीज़ का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो जो आपके रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट था वो, एंड जो आपके डिविडेंड था वो, तो इससे आपकी निकल कर आ गई है GTI। अब GTI में से आपको डिडक्शन कौन कौन सी लेनी है, 80C लेनी है आपको 40,000 रुपीज़ की, जो आपने अपनी मेजर डॉक्टर के लिए पे करा था, एंड 80D आपको रेस्ट्रिक्टेड 25,000 रुपीज़ तक की ले सकते हैं, तो आपने 65,000 रुपीज़ की डिडक्शन ले ली, तो आपकी टोटल इनकम निकल कर आ गई 87,95,328। इसे राउंड ऑफ कर देना। ठीक है, अब इसके ऊपर अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि हमने यहाँ पर कोई 10AA की डिडक्शन नहीं ली, हमने यहाँ पर कोई भी चैप्टर 6A की हेडिंग C की डिडक्शन नहीं ली, एंड हमने यहाँ पर कोई भी डिडक्शन नहीं ली ऑफ द 35AD, तो इस केस में हमें यहाँ पे AMT नहीं लगेगा। अदरवाइज मान लीजिए अगर हम इनमें से कोई डिडक्शन ले लेते तो यहाँ पर हमें AMT के प्रोविजंस भी चेक करने होते। ठीक है, तो आप ये इस टाइप के फुल लेंथ क्वेश्चन करते टाइम पे ये भी अपने माइंड के अंदर रखना। तब आपकी सिंपल ये इनकम आ गई, इसके ऊपर आपको नॉर्मल स्लैब रेट से आपको अपना टैक्स कंप्यूट करना है। तो जो आपकी कैपिटल गेन की इनकम थी 10 लाख रुपीज़, उस पर 15% डायरेक्टली लगा दीजिए फ्लैट रेट, एंड बाकी जो आपकी इनकम बचती है उसके ऊपर आप अपने स्लैब रेट्स लगा दीजिए 2.5 लाख तक नील, 2.5 to 5% 5 to 10 20% एंड रिमेनिंग पे 30%। एंड आपकी इनकम क्योंकि 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है इन द केस ऑफ इंडिविजुअल, बट 1 CR से कम है, तो इस केस में 10% का आपको सरचार्ज लगेगा, एंड ये 50 लाख रुपीज़ से काफ़ी ज़्यादा है, तो मार्जिन रिलीफ के कोई प्रावधान यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, यहाँ पर आपको चेक नहीं करना। उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा देना 4%, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल कर आ जाएगी। 1 लाख रुपीज़ का आपका टैक्स डिडक्ट हो गया था, आपने 1.5 करोड़ विड्रॉ करा था, तो 1 करोड़ से ऊपर आपका 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 2%, तो 1 लाख रुपए का आपका टैक्स डिडक्ट हो गया था जो बैंक ने कर लिया था अंडर सेक्शन 194N, एंड 17,50,000 रुपए का आपने एडवांस टैक्स पे करा हुआ था, तो आपका टैक्स पेबल निकल कर आता है ये 7,82,460।
ठीक है जी। तो ये आपका हो गया नॉर्मल प्रोविजन। अगर क्वेश्चन बोल देता कि 115 बीएससी को ऑप्ट नहीं करता तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो जाता खत्म। बट अभी उसने बोला है कि मैक्सिमम टैक्स सेविंग, तब यहाँ पर आपको 115 बीएससी भी चेक करना होगा। 115 बीएससी चेक करने के लिए अब आपको क्या करना है, तो जो आपकी जीटीआई निकली थी, जीटीआई से आप स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जीटीआई से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 115 बीएससी में आपको चैप्टर 6 से की कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होती एक्सेप्ट 80 JJAA। तो यहाँ पर 80 JJAA हम ले नहीं रहे और बाकी 80 C 80 D अलाउ नहीं होंगे, तो आप जीटीआई से स्टार्ट करिए। तो आपकी जीटीआई निकल कर आई थी एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस कितनी, 88,60,328। तो वो आप यहाँ पर ले लीजिए। एंड आपको 115 बीएससी में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन एक तो जो आपकी 65 लाख रुपीस की कॉस्ट थी उसके ऊपर आपने ले रखा होगा 10% का, तो 6,50,000 वो एड बैक कर दीजिए। एंड जो यहाँ पर हमने अभी कैपिटलाइज करा था अपना इंटरेस्ट, जो हमने डिसअलाउ एक्सपेंडिचर करके उसके ऊपर डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन लिया था, तो उसका 10% यहाँ पर आप उसे वापस से एड बैक कर देना। तो आपकी निकल कर आ जाएगी इनकम फॉर 115 बीएससी। ठीक है जी। और 10AA6A की कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलती, केवल 80JJAA मिलती है, वो यहाँ पर है ही नहीं। तो आपकी टोटल इनकम एज पर द 115 बीएससी निकल कर आई 95,25,640। अब इसके ऊपर आपको पहले जो 10 लाख रुपीज़ है आपका एसटीसीजी, उसके ऊपर 15% 111A के अंदर टैक्स लगा देना। एंड बाकी जो आपकी इनकम बचती है उसके ऊपर आपको स्लैब रेट लगाने हैं। स्लैब किस टाइप से, इनकम फर्स्ट 2.5 लाख रुपीज़ पर नील, देन इनकम को आप इंक्रीज करते रहिए 2.5 लाख रुपीज़ से, एंड परसेंटेज को इंक्रीज करते रहिए 5% से 15 लाख रुपए तक ये रंगारंग कार्यक्रम चलाइए। 15 लाख रुपए के बाद में जो भी आपकी इनकम बचती है उस पर एट द रेट ऑफ 30% टैक्स लगा दीजिए। ठीक है। तो ये आपका हो गया सारा टैक्स रेट निकल कर आ गए। फिर आपकी रिमेनिंग इनकम पे 30% से टैक्स लगा दिया। एंड आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा 1 करोड़ रुपए से कम है तो यहाँ पर आपका सरचार्ज लग जाएगा एट द रेट ऑफ 10%। उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस प्लस कर देना एट द रेट ऑफ 4%। तो यहाँ पर आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल कर आएगी। आपका 194 का 1 लाख रुपए का टीडीएस एंड जो आपने एडवांस टैक्स पे करा हुआ है उसका यहाँ पे इफेक्ट दे देना। तो यहाँ पे आपका नेट टैक्स पेबल निकल कर आता है 9,47,000। वेयर एज ओल्ड रिजीम के अंदर आपका टैक्स पेबल कितना निकल कर आ रहा था, ओल्ड रिजीम के अंदर टैक्स पेबल निकल कर आ रहा था 7,82,460। तो यहाँ पर आप अपने क्लाइंट को बता देना कि भाई साहब आप चुपचाप ओल्ड रिजीम को ऑप्ट करते रहिए, न्यू रिजीम के अंदर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको इसी के अंदर बेनिफिट है। ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट लेंथी क्वेश्चन ऑफ द आरटीपी हमारा सॉल्व हो गया। नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या बोलता है, मिसेस शिवानी इज अ यूएस सिटीजन। ओके, शी गॉट मैरिड टू मिस्टर श्रीराम एन इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, इन द ईयर 2015। सिंस देन शी हैज़ बीन स्टेइंग इन इंडिया। तो यूएस सिटीजन थी बट 2015 से इंडिया के अंदर ही रह रही है। शी हैज़ अ बैंक अकाउंट इन यूएस। अब इनका यूएस के अंदर एक बैंक अकाउंट है। शी सोल्ड अ रेजिडेंशियल हाउस इन यूएस एंड अर्नड अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 2 लाख। ठीक है। अभी यहाँ पर 2015 से लगातार इंडिया के अंदर ही रह रही है तो ऑब्वियसली अभी तक तो आरओआर बन गई होंगी क्योंकि इनका हमेशा ये 182 दिन से ज़्यादा इंडिया के अंदर रह रही है तो ये अभी तक आरओआर बन चुकी होंगी। तो अब इनकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी इंडिया के अंदर। तो इन्हें 2 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ अपने यूएस के हाउस को बेचने पर तो वो भी इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगा। शी इन्वेस्टेड द होल सेल्स कंसिडरेशन इन द कैपिटल गेन बॉन्ड अंडर सेक्शन 54 EC। इन्होंने पूरा का पूरा कंसिडरेशन 54 EC RECL NHAI के बॉन्ड्स के अंदर लगा दिया। तो 54 EC की इन्हें यहाँ पर एग्जाम्पशन क्लेम कर ली तो इनकी इनकम यहाँ पर होगी नील। ठीक है। सो दैट नो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज टैक्सेबल। शी डज नॉट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम इन द इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22। इसके अलावा इनकी कोई और इनकम थी नहीं। इज शी रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम, इफ यस कैन शी फर्निश अ बिलेटेड रिटर्न। तो अब यहाँ पर इन्होंने पूछा कि क्या इसे रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करना जरूरी है। तो रिटर्न ऑफ इनकम सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में क्या बताता है कि फर्म्स एंड कंपनीज को तो हमेशा रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी होती है। फर्म्स एंड कंपनीज को छोड़कर अदर पर्सन को अगर उनकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज़्यादा होता है तो उस केस में उन्हें अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना होता है। एंड मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स करने का मतलब कि उनकी टोटल इनकम एज कंप्यूटेड अंडर द नॉर्मल टैक्स प्रोविजंस विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द एग्जाम्पशंस अंडर सेक्शन 54। जो 54 की सीरीज है 54, 54B, 54F, 54 EC, तो ये एग्जाम्पशन दिए बिना एंड चैप्टर 6A की डिडक्शन दिए बिना। ठीक है जी। तो वो वाली यहाँ पर हमें इनकम देखनी होती है फॉर द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स फॉर द पर्पज ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। तो इनकी इनकम विदाउट 54 EC की एग्जाम्पशन कितनी होगी 2 लाख रुपीज, तो विच इज लेस देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। ठीक है। तो यहाँ पर 139(1) के हिसाब से अब इन्हें रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करनी। बट यहाँ पे 139(1) के अंदर एक चीज और बोली गई है कि एवरी ROR यानी कि रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी कि ROR अगर वो बेनिफिशियल ओनर है किसी एसेट का इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी विच इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और अगर वो कोई होल्ड करता है अकाउंट आउटसाइड इंडिया तो इस केस में अपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी है। तो यहाँ पर जो मिसेस शिवानी है तो ये ROR है एंड इनका बैंक अकाउंट है यूएस के अंदर। ठीक है जी। तो इनके पास ये साइनिंग अथॉरिटी है इन अ बैंक अकाउंट आउटसाइड इंडिया।
तो इस केस में अपने इन्हें रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी है, तो इन्हें अपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी है इवन इफ कि इनकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी मई 2022 की आरटीपी खत्म हो जाती है। एंड हमने अपनी 4 आरटीपीज डिस्कस कर लिया है, नवंबर 23, मई 23, नवंबर 22, मई 22। सभी आरटीपीज को हमने अच्छी तरीके से डिस्कस करा है, जितने भी रेलिवेंट प्रोविजंस आरटीपी के अंदर आए वो सब हमने 1 बाय 1 डिस्कस करे। सारे प्रोविजंस को मैंने आपको दोबारा रिवाइज करवाया। आप ये सारी आरटीपीज के लेक्चर्स को बार बार देखते रहिए, तो इससे आपके सभी कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से आपके माइंड के अंदर फिट हो जाएंगे। एंड आपको किस टाइप से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को प्रोसेस करना है, ये सब आपको अभी तक समझ आ गया होगा। एंड इसके बाद अभी हमारी इसी सीरीज के 4 लेक्चर और बाकी हैं, इसके अंदर हम प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद अस। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे फ्रॉम माय साइड। स्टे कनेक्टेड विद अस, प्लीज लाइक आवर वीडियो, share it with your friends, subscribe to our channel and please hit the bell icon for the regular updates. So that's all. Thank you. Goodbye. Signing off.